एक जिग्नेश मेवानी है जिनके हलफनामे में मुकदमों की बहार है। कभी सरकारी काम में बाधा तो कभी शांति भंग की आशंका। बेसिकली मैंने एक ट्वीट किया। जिग्नेश मेवानी ने अपने ट्वीट का पहला वाक्य नहीं बोला इस इंटरव्यू में, जानबूझकर। आपको भी लपेटा जा सकता है। असम पुलिस और जिग्नेश मेवानी के बीच संवाद चल रहा है। अब ये तो बताइए इसमें कौन सी धारा है? तो बोला 354। मैं बोला 124 होगा। बोला नहीं 350 होगा। मतलब मॉलेस्टेशन। एक जिग्नेश मेवानी है जिनको कहा जाता है कि ही इज अ टेरिबल पॉलिटिशियन। इनको नेतागिरी करनी नहीं आती है। इस चक्कर में जो इनके कांग्रेस के साथी होने चाहिए थे वो अब भाजपा से इनके खिलाफ है। क्या रहा हार्दिक का मसला, क्या रहा? उसके खिलाफ जो 30-35 मुकदमे हैं उसमें जो 2-3 सीरियस किस्म के मुकदमे हैं, ऐसे 1-2 केस में उसको 12-15 साल के लिए कन्विक्ट कर देना, उस प्रकार का कोई प्रेशर या धमकी भाजपा जोड़ने के पीछे होना चाहिए। बताइए विधायक जी, क्या किया 5 साल में वडगाम में? आज वडगाम में 190 करोड़ का नर्मदा की कैनाल का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। तो बीजेपी कह रही है तो हमने किया, इसमें जिग्नेश ने क्या किया? किसी वडगाम के किसी किसान ने फोन कर दिया और हो गया। ऐसा नहीं हुआ। किसान लड़े हैं, हम भी 4 साल लड़े हैं। एक जिग्नेश मेवानी है जो अपने टेम्परामेंट के लिए जाने जाते हैं कि गुस्सा बहुत आता है, गुस्से में आए बाएं शाएं बक देते हैं और इसलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक जिग्नेश मेवानी है जिनसे अहमदाबाद में कांग्रेस के गुजराती नेता बहुत प्यार करते हैं और प्यार की वजह यह है कि जो दिल्ली में इनका नेता है उससे जिग्नेश की डायरेक्ट एक्सेस है। देयर इज समथिंग डीपली जेन्युइन अबाउट राहुल गांधी। फीलर्स तो आपको 2021-22 में भी खूब भेजे गए आम आदमी पार्टी की तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है। आपके नहीं में वजन पहली बार नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की संभावनाओं के बारे में जिग्नेश मेवानी, कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट, क्या सोचते हैं? कल सुबह 11:01 का चुनाव होता है तो उनके एक भी सीट नहीं आ रहा है। एक चीज बड़ी सर्च की जाती है, जिग्नेश मेवानी वाइफ। ये क्या दिलचस्पी है लोगों की? होने दीजिए। पर सब बोल रहे हैं इस बार फंड का बड़ा संकट है। कांग्रेस पार्टी भी तो अपने कैंडिडेट को पैसा देती होगी चुनाव लड़ने के लिए, नहीं दे रही है। देश का एक विधायक ये कह रहा है कि उसे राज्यसभा में वोट डालने के लिए पैसा ऑफर किया गया, तो बड़ा गंभीर इल्जाम है ना? हाँ, ऑफर किया था। जरा बताइए आप। बड़ा उसके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे, चुनाव आयोग को ही बता दीजिए। तो राहुल गांधी ने बंद कमरे में जिग्नेश मेवानी को क्या प्रॉमिस किए पॉलिटिकल? भाई साहब, पहली बार मेरे पैरों तले से जमीन खिसकना जिसको कहते हैं, ये मैं महसूस किया। जमघट के एक नए अंक में आपका स्वागत है। ये लल्लन टॉप का वो चुनावी मंच है जहां सत्ता के दावेदारों से सवाल पूछे जाते हैं जनता के हिस्से के। और किसी विद्वान ने कहा है कि आज की तारीख में ये सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक काम है, सवाल पूछा जाना। जमघट में आज के सत्र में हमारे मेहमान हैं गुजरात में कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट और वडगाम से निर्दलीय विधायक रहे और अब कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे जिग्नेश मेवानी। जिग्नेश मेवानी, आपकी कहानी के कई सिरे हैं जो एक एक करके हमारी ऐसी इच्छा है कि हमारे देश और दुनिया में फैले दर्शकों के वास्ते खोले जाएं। एक जिग्नेश मेवानी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे बेपनाह मोहब्बत करती है और इसलिए लगातार उनकी घेरेबंदी की कोशिश करती है। एक जिग्नेश मेवानी है जिनको कहा जाता है कि ही इज अ टेरिबल पॉलिटिशियन। इनको नेतागिरी करनी नहीं आती है। इस चक्कर में जो इनके कांग्रेस के साथी होने चाहिए थे वो अब भाजपा से इनके खिलाफ है। एक जिग्नेश मेवानी है जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इनके पास तो दुनिया भर का जो एनजीओ माफिया है वो चुनाव लड़ने के लिए पैसा भेजता है और देश भर का जो अर्बन नक्सल है वो इनके सपोर्ट में जुटता है। और एक जिग्नेश मेवानी है जिनके लिए दोस्त कहते हैं कहाँ है कमबख्त के पास पैसा, हमारे जेब खर्च से इसको नेतागिरी करा करा के हम थक गए हैं। एक जिग्नेश मेवानी है जिनके हलफनामे में मुकदमों की बहार है। कभी सरकारी काम में बाधा तो कभी शांति भंग की आशंका। एक जिग्नेश मेवानी है जो अपने टेम्परामेंट के लिए जाने जाते हैं कि गुस्सा बहुत आता है, गुस्से में आए बाएं शाएं बक देते हैं और इसलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक जिग्नेश मेवानी है जिनसे अहमदाबाद में कांग्रेस के गुजराती नेता बहुत प्यार करते हैं और प्यार की वजह यह है कि जो दिल्ली में इनका नेता है उससे जिग्नेश की डायरेक्ट एक्सेस है और कांग्रेस में शामिल होने से भी पहले घंटों का संवाद हुआ देश की राजनीति के बारे में और एक आप्तवचन दिया गया कि तुम्हें तैरना तो नहीं सिखाऊंगा पर डूबने भी नहीं दूंगा। एक जिग्नेश मेवानी है जिसके बारे में अहमदाबाद के बुद्धिजीवी अपने ढंग से बात करते हैं और फिर मुस्कुरा कर कहते हैं कहाँ चला गया पॉलिटिक्स में,
मरीज, इतने बड़े कवि, उनके अफसाने खोजता, उसी में इसकी गति थी। एक जिग्नेश मेवानी है जिनके बारे में गूगल पर तमाम तरह की सर्च की जाती हैं। एक जिग्नेश मेवानी है जिनके इस एक्टिविस्ट अवतार की अलग अलग ढंग से व्याख्याएं की जाती हैं। अति महत्वाकांक्षी है, प्रैग्मेटिक नहीं है, पॉलिटिक्स की संभावनाओं को नहीं समझता है और अपनी ही जोत के लोगों के, अपने ही जोट के लोगों को खतरा महसूस करवाता है, अपने बागी तेवर दिखाता है, फॉल इन लाइन वाला एटीट्यूड नहीं है और अपने इसी बोहेमियन रवैये को बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनकर घूमता है। और एक जिग्नेश मेवानी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो वडगाम में एक मुश्किल चुनावी संघर्ष में फंसे हुए हैं। चिर परिचित प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी तो ताल ठोक ही रही है, असदुद्दीन ओवैसी का भी सहयोग नहीं मिल रहा है और अपक्ष, गुजराती भाषा में निर्दलीय के लिए शब्द है, उसके भी पर्याप्त कैंडिडेट खड़े हुए हैं। कोई आपके पुराने ऑडियो हैं, वीडियो हैं, किसी को आपने कुछ धमकी के लहजे में कहा, गुस्से के लहजे में कहा और सब वायरल हो रहा है। और एक जिग्नेश मेवानी हैं जिनके 2017 में अगल बगल जो दोस्त खड़े थे, दोनों ने भगवा पटका ओढ़ लिया है, अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल। तो इन सब जिग्नेश मेवानियों की कहानी मुझे सुननी है। कहाँ से की जाए शुरुआत? कैसे ख्याल आया राजनीति में आने का? तो 2008-9 के करीब जब मैं जर्नलिज्म को बाय बाय कह रहा था। क्यों कह रहे थे, पहले यही बता दीजिए। एक पत्रकार दूसरे पूर्व पत्रकार से पूछ रहा है। नहीं, मैं पत्रकारिता में था तभी मुझे थोड़ी घुटन महसूस होने लगी थी। मुंबई में थे? मुंबई में। किसके साथ थे? और गुजराती पीरियोडिकल अभियान नाम का। और वहाँ काम की बहुत स्पेस थी, लेकिन फिर भी मैं समहाउ अपने आप को वहाँ कंफर्टेबल नहीं पा रहा था। और उसी दौरान मरीज नाम के एक बहुत बड़े शायर के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था। तो मेरे अंदर ये द्विधा, ये डायलेमा चल रहा था कि जर्नलिज्म की दुनिया में आगे बढ़ूं या कोई नौकरी वोकरी का 10 से 6 का रूटीन ऐसा कुछ ना हो, स्टोरी फाइल करने का प्रेशर ना हो और कोई एक सब्जेक्ट को पकड़ के उसको न्याय दिया जाए और रिसर्च की दुनिया में आगे बढ़ूं। तो वो काम करते करते जब 3-3.5 साल हुए तो मैं पूरा मरीजमय हो चुका था। और फिर जब वो रिसर्च पूरा हुआ तो व्हाट नेक्स्ट। उन दिनों में भगत सिंह और उनके साथियों के बारे में एक किताब है, यश की धरोहर, जो भगत सिंह के कॉमरेड थे, जो भगत सिंह के साथ रहे, उन्होंने ही लिखी हुई बहुत अंतरंग बातें हैं उस किताब में। तो वो पढ़ रहा था तो फिर मुझे आज़ादी के उन परवानों के बारे में कुछ रिसर्च करने का मन हुआ। तो फिर मैं महाराष्ट्र के कुछ गाँव में गया, राजगुरु के जो गाँव है राजगुरु नगर, वहाँ गया। पंजाब के चंडीगढ़ के कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने भगत सिंह के ऊपर काम किया है, प्रोफेसर चमन लाल, मलविंदर सिंह बड़ेश, उन सबके साथ हाँ थोड़ा मेरा परिचय हुआ। फिर अचानक मेरा अपने आप से ये डायलॉग हुआ कि और एक किताब आएगी ज़्यादा से ज़्यादा क्रांतिकारियों के ऊपर, लेकिन ये क्रांतिकारी जिस किसान और मजदूरों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे, उन्हीं के लिए काम किया जाए। किताब तो और भी कोई लिख देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको डॉक्टरेट मिलेगा, एक संशोधन का आपका निबंध प्रकाशित होगा। तो क्या ये मैं मेरे नाम के साथ चिपके ये मैं चाहता हूँ या सचमुच कुछ बदलाव चाहता हूँ? दूसरी तरफ मेरे कॉलेज के एक प्रोफेसर संजय भावे, मैं मानता हूँ कि HK आर्ट्स कॉलेज अहमदाबाद के, तो उन्होंने हमारे कॉलेज के दिनों में जो स्पोर्ट्समैन है या फिल्म स्टार्स है या सोकॉल्ड सेलिब्रिटीज है, उनको नहीं, जो ग्रास रूट पे काम करने वाले, दूर किसी आदिवासी जंगल में कोई 25 साल से लगा हुआ है, कोई पब्लिक हेल्थ पे काम कर रहा है, जो किसानों की ज़मीन छीनी जा रही है उसके खिलाफ कोई काम कर रहा है, कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, इस प्रकार का जीवन जीना एक सार्थक जीवन होता है, ऐसा लगातार कह के इन कर्मशीलों को, इन एक्टिविस्टों को, इन कर्मठ लोगों को हमारे सामने ग्लैमराइज किया था। तो कहीं बैक ऑफ द माइंड ये था कि ऐसा कुछ बने तो जीवन में उसकी कुछ सार्थकता है, ऐसा कुछ बनना चाहिए। तो 2008-9 में मैं जर्नलिज्म छोड़कर अहमदाबाद वापस आया और मुकुल सिन्हा जो बहुत बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट लॉयर्स थे, 2002 के राइट्स की विक्टिम्स, एनकाउंटर्स की विक्टिम्स और जो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स है गुजरात में, किसी का भी हाथ कोई लड़ने वाला आदमी भी नहीं पकड़ेगा, तो वो फाइनली वो सारी मैटर मुकुल भाई के पास जाती थी। तो वो अपना एक अड्डा था, जन संघर्ष मंच।
तो उन लोगों के साथ मैं काम के लिए जुड़ा, 5-6 साल उनके साथ वॉलंटियर के तौर पे काम किया। तो मुझे उस काम में रुचि आई कि भाई क्या काम करते थे वॉलंटियर? जैसे कि ट्रेड यूनियन की एक्टिविटी, सफाई कर्मी को यूनियनाइज करना, गुजरात इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के कर्मचारी उनको यूनियनाइज करना। गुजरात में हजारों एकड़ जमीन दलित, आदिवासी, ओबीसी को बांटी गई है, लेकिन केवल कागज पे। उनमें गुंडों का गैर कानूनी कब्जा है, वो पोजीशन वापस करवाना। भावनगर के महुआ में एक मूवमेंट हुआ करता था डॉक्टर कनुभाई कलसरिया की अगुवाई में, जो भाजपा में थे, बावजूद उसके भाजपा के खिलाफ मोर्चा बुलंद किए थे, जो विधायक रहे। तो इस प्रकार की मूवमेंट्स में मेरा आना जाना रहा। तो मुझे ये लगा कि मैं एक्टिविस्ट के तौर पे ही बाकी का जीवन पसंद करूँगा, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है, उसका भी एक दायरा होता है। तो जब ऊना का आंदोलन हुआ और मुझे थोड़ा फेम मिला, पॉपुलैरिटी मिली पूरे गुजरात में, पूरे मुल्क में, अम्बेडकराइट्स, दलित संगठन, लिबरल साथी, एनजीओस के लोग, एकेडमिशियंस, ये सारे लोग लेक्चर्स के लिए, ऊना के एक्सपीरियंस के लिए, किस प्रकार से ये मूवमेंट बना, उसके लिए बुलाने लगे। तो एक मेरा एक नेशनल प्रोफाइल बना। और उन दिनों में गुजरात का चुनाव भी था, तो हार्दिक कल्पेश जिग्नेश ये मेरी तिकड़ी बनी। तो हर तीसरे चौथे दिन उसके ऊपर डिबेट्स होती थी कि तिकड़ी क्या करेगी, उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो वो एक जैसे कहते हैं ना कि लोग आते गए, कारवा बनता गया, उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप मेरी मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई कि यदि बतौर एक्टिविस्ट मैं 2000 लोगों को यदि बीपीएल कार्ड दिलवा पा रहा हूँ, लेकिन यदि विधायक बनूँ तो शायद 20,000 को दिलवा पाऊंगा, राइट। और उसी एक्सपांशन को, उसी चीज़ को एक्सपांड करने के लिए, सो बेसिकली एक्टिविज्म का एक्सटेंशन और एक्सपांशन ही मेरे लिए राजनीति है, राइट। तो मैं यहाँ कोई सत्ता और संपत्ति के लिए आया नहीं हूँ, लेकिन जो सत्ता है उससे ज़्यादा लोगों की लाइफ को इम्पेक्ट किया जा सकता है। तो ये चीज़ मुझे मेन स्ट्रीम के पॉलिटिक्स में लेकर आई। लेकिन सब लोगों ने कहा कि विधायक जी को बुलाने के बड़े खतरे हैं। तो हमने पूछा भाई क्या खतरे हैं जिग्नेश मेवानी को बुलाने के? बोले ये फुल टाइम एक्टिविस्ट रहता है, उसकी वजह से दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? बोले किसी ने इसको बुलाया शादी के लिए, तो वो शहनाई वाला अगर बजा रहा है और वो कुर्सी पर नहीं नीचे बैठा है, तो ये जिग्नेश नीचे जाके बैठ जाएगा। फिर कहीं पे मूर्ति पूजा की बात हो रही तो इसमें ये अपना ज्ञान देगा कि नहीं सब ये बेकार है। तो लोग बोलते हैं यार तुझे बुलाया है, तू अपना चाय नाश्ता कर, शुभकामनाएं दे और निकल। तो बोले 3-4 साल किया, लेकिन अब जिग्नेश मेवानी को ये समझ में आ रहा है कि राजनीति में अलग अलग मोड होते हैं। आप हर सगे, तो आपको लगता है कि 2017 के नेता जिग्नेश और 2022 के में परिपक्वता में कुछ फर्क आया? हाँ, प्रेगमेटिक बना हूँ और अभी मुझे एक फेयर आइडिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। थोड़ा उदाहरण से समझाएं भाई साहब। तो बेसिकली जैसे कि सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि पब्लिक हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो पीएससी है, सीएससी है, उसमें दुरुस्त हो। यदि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, तो उसके लिए बोला जाए, उसके लिए लिखा जाए, उसके लिए धरने पे बैठा जाए, उसको उस सवाल को रिजोल्व किया जाए। लेकिन जनता का एक बहुत बड़ा तबका है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको केवल इतना है कि भाई हमको फ़ोन करो, हमारे घर पे चाय पीने के लिए आओ, ऐसे ही गप मारने के लिए आओ। तो इस दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं और मैं क्या करना चाहता हूँ, उसके दोनों के बीच में अंतर है। तो अब मैं ये कर रहा हूँ और जो आगे करना पड़ेगा और करूँगा कि मुझे जो करना है 1, 2, 3 चीज़ वो करने के लिए जनता को जो चाहिए XYZ वो पहले कर लेने का, और जनता खुश है। अब उसके साथ साथ ऑक्सीजन का प्लांट बनाओ, क्योंकि केवल ऑक्सीजन, गुजरात का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, लेकिन उससे आप चुनाव नहीं जीत सकते, राइट। तो लोगों की ईगो को मसाज करना, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स के टच में रहना, उनकी शादियों में जाना, उनके साथ गप मारना, खाट पे बैठना, बिना कुछ किए घंटों खाट पे बैठकर गप्पे मारो और सारे कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप टच में हो, और छोटा मोटा आपके ग्रांट से जो काम होता है वो कर लो, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना करो, तब भी आप चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन मैं तो उसके लिए राजनीति में नहीं आया। मेरी तो कॉन्स्टेंट ही अपने आप से ये लड़ाई है कि यार ये 1 साल में मैं 5,000 जीवन को इम्पैक्ट कर पाया, 10,000 क्यों नहीं, 15,000 क्यों नहीं, 50 लाख क्यों नहीं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और वो आगे भी चलेगा, मैं पूरा नहीं सुधरूंगा। अच्छा, थोड़ा सुधरेंगे, थोड़ा बिगड़े रहेंगे। बताइए विधायक जी, क्या किया 5 साल में वडगाम में? सबसे बड़ी चीज़ जिससे मुझे सुकून है कि जब चुनाव लड़ने आया तो वडगाम
हमेशा मुझे एक सी चीज़ बता रहा था कि मुक्तेश्वर डैम और कर्मावत तालाब है यहाँ पर, कुछ भी करके यहाँ पानी ला के दिखाओ। 1200, 1000 फुट, 1500 फुट कुछ पॉकेट्स में पानी नीचे चला गया है। और ये बेल्ट किसी ज़माने में इतना समृद्ध था कि यहाँ पर गन्ने होते थे और लोग यहाँ की खेती सीखने के लिए आते थे। ऐसी यहाँ की एक ट्रेडिशन रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके पानी 200 फुट, 400 फुट, 1000 फुट, 12 फुट, 100 फुट चला गया। तो यदि आप चुनाव जीत जाए तो पानी के मुद्दे पर कुछ करके दिखाइएगा। तो मैं लगातार इस मुद्दे पे लिखा हूँ, सरकार को लड़ा हूँ, आंदोलन किए, रैलियाँ की, धरनों पे बैठा, सरपंच को, पार्षद को इन्वॉल्व किया, जनता को इन्वॉल्व किया, किसानों के साथ डायलॉग किया। करीब करीब 80 से 90 गाँव में जन जागृति का कार्यक्रम किए कि भाई मैं आपके वहाँ शादी में तो आऊँगा, शायद न भी आ पाऊँ, लेकिन पानी के मुद्दे पे मोर्चा बुलंद करो, पानी के मुद्दे पे सरकार को घेरो, पानी के मुद्दे पर मेरे साथ सड़क पे उतरो, चक्का जाम करो। तो इन प्रयासों के चलते सरकार पे प्रेशर बना। और साथ साथ मैं पूरा क्रेडिट नहीं लूँगा, इंडिपेंडेंट किसानों ने भी एक बहुत बड़ा मोर्चा हमसे हटकर 10, 12, 15 हज़ार का मोर्चा भी निकाला। तो इस सारे प्रेशर्स के चलते विधानसभा में मैंने इस मुद्दे को लगातार उठाया। आज वडगाम में 190 करोड़ का नर्मदा की कैनाल का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है और आने वाले दिनों में मुक्तेश्वर डैम और कर्मावत तालाब के साथ साथ दूसरे 24 तालाब भरे जाएंगे। तो बीजेपी कह रही है तो हमने किया, इसमें जिग्नेश ने क्या किया? हाँ, तो हम मेरे वडगाम के किसी किसान ने फ़ोन कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। किसान लड़े हैं, हम भी 4 साल लड़े हैं, लगातार संघर्ष किया है, सरकार को घेरा है, तब जाकर हुआ है। दूसरा, मैं मानता हूँ कि ऑक्सीजन की एक बूंद के लिए पूरा मुल्क तरस रहा था, गुजरात भी तरस रहा था। तो ये सिचुएशन कमोबेश हमारे मत क्षेत्र में भी थी। तो हम लोगों ने एक कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करना जनता से चालू किया, क्योंकि एमएलए की जो फंड्स है, एमएलए लेड जिसको कहते हैं, वो कहाँ खर्च होगी उसका तो एक क्राइटेरिया है, उसमें से ऑक्सीजन प्लांट बन नहीं सकता। तो हाथ में डिब्बा लेकर हम लोग घूमना चालू किया कि भाई जनता के चंदे से छोटा सा एक ऑक्सीजन का प्लांट बनाऊंगा। सरकार ने जिस ट्रस्ट के जरिए हम लोग ये चंदा कलेक्ट कर रहे थे उसके खिलाफ फर्जी का एक एप्लीकेशन करवाया किसी दिनेश नाम के व्यक्ति से। भी पता चला ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। क्या एप्लीकेशन? छापी गांव में कि यहाँ पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होगी संभावना की बेसिस में। तो बेसिकली कि सरकार को ये लगा कि जितना रिस्पॉन्स जिग्नेश को मिल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात कोई ऑक्सीजन का प्लांट बड़ा या छोटा तैयार करे उसके पहले एक इंडिपेंडेंट एमएलए का प्लांट बन गया तो अपनी नाक कटेगी। तो सरकार ने पूरा एक फर्जी का एप्लीकेशन किसी से करवा कर उस प्रोजेक्ट को ब्लॉक कर दिया। मैं हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में स्पेशल केस में हाईकोर्ट को कन्विंस किया कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, बार बार कोरोना आने वाला नहीं है, लोगों की जाने जा रही है, तो विधायक का फंड एटलीस्ट इस साल कोरोना के पीछे खर्च करने की, ऑक्सीजन प्लांट बनाने की हमको अनुमति दीजिए। हाईकोर्ट ने न केवल माना, हाईकोर्ट ने ये रूलिंग किया अब तो सारे विधायकों को 50 लाख कोरोना के पीछे खर्च करना है। तो मेरे मत क्षेत्र में ऑक्सीजन का प्लांट तो बना ही बना, जिसे 250 से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन मिला, लेकिन साथ साथ गुजरात में कोरोना के पीछे 90 करोड़ गुजरात की सरकार को खर्च करना भी पड़ा। तो ये मानता हूँ एक मेरे 5 साल के टेन्योर की एक अच्छी उपलब्धि है। तीसरा, ज़्यादातर जैसा कि मैंने कहा कि एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, ये जो समाज के जो वंचित शोषित तबके हैं, उनके भी जो कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स है वो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के कामों में ज़्यादा नहीं होते। तो मनरेगा के जरिए हम लोगों ने पूरे एक टीम का गठन करके और दोस्तों से चंदा मांग कर, भाई तुम मुझे हर महीने 15,000 दे, मुझे एक फुल टाइम आदमी रखना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम डायरेक्ट उसका सैलरी कर देना। ऐसे 1-2 आदमी को हायर करके मनरेगा की पॉलिसीज़ को इतना बढ़िया लागू करवाया कि 2 साल मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे नॉर्थ गुजरात में नंबर 1 रहा। 12-15 हज़ार लोगों को मनरेगा के जरिए काम मिला। बगल के एक तहसील में एक स्कैम एक्सपोज किया मनरेगा का, जिसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो न केवल मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी, पूरे नॉर्थ गुजरात में उसका इम्पैक्ट हुआ। पूरे बनासकांठा में भी हर एक तहसील में करीब 50, 60, 70% करप्शन पूरा वो बंद हो गया। 31 गांव में, धरोई बगल में एक डैम है, उसका पानी नहीं आ रहा था, वो पानी का काम चालू करवाया। साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूंसी एक रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है, राइट। तो वडगाम की जिस जनता ने मुझे वोट दिया, उसके साथ साथ मुझे गुजरात के 50 लाख दलितों को भी आवाज़ बनना है। तो हज़ारों एकड़ ज़मीन जो दलित और ओबीसी को आवंटित की गई थी, लेकिन उसमें गैर कानूनी तरीके से गुंडे घुसे हुए थे। ऐसी करीब 300 करोड़ की लैंड खाली करके
गुंडों का कब्जा छुड़वा कर मैंने ओबीसी और दलितों को वापस ये जरा करवाया। जिग्नेश विस्तार से बताएं, क्योंकि आपकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत भी इसी से होती है कि बेसिकली क्या हुआ कि ऊना में नारा देते हैं कि भाई पूंछ तुम रख लो, हमें हमारी जमीन दे दो। गुजरात में भूमि सुधार के आंदोलन, भूमि सुधार को लेके जो कानून जो सरकार के द्वारा प्रॉमिस किया गया, उसके बाद पहले कांग्रेस की सरकारें रहीं, बीच में बाबू भाई जसभाई पटेल की सरकार आई, फिर कांग्रेस की सरकार है, फिर चिमन भाई, और उसके बाद 95 से बीच में अगर दिलीप पारेख और शंकर सिंह वाघेला का टेन्योर छोड़ दें तो बीजेपी। किस तरह का काम हुआ है, कागज़ पर कैसे आवंटित हुई है, असल में किस तरह की दिक्कतें हैं, और जो ज़मीन छुड़वाने का काम है उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, लिटिगेशन है, कलेक्ट्रेट में सबमिशन है, प्रेशर ग्रुप है। क्योंकि सिर्फ अगर आप एक ज़मीन खाली करवाते हो तो वो एक व्यक्ति का मामला नहीं होता है, एक जो सोशल फॉर्मूला है वो डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल, क्योंकि जो शक्तिशाली प्रभुत्वशाली लोग हैं वो पसंद नहीं करते, चैलेंज महसूस होता है कि ये दलित या पिछड़ा, तो पॉलिटिकली उसका नफ़ा नुकसान भी होता है, स्टेटस को बदल रहे हो ना आप। इसीलिए कोई भी राजनीतिक दल हो वो डोमिनेंट पेजेंट कास्ट को चैलेंज नहीं करता है कि भाई इनको डिस्टर्ब ना करो। अलग अलग राज्यों में ऐसा अलग अलग है, तो इसलिए ये थोड़ा विस्तार से बताइए उदाहरणों के साथ। हमारे मुल्क में 50s से लैंड रिफॉर्म्स की पॉलिसीज बनना चालू हुआ और 1952 में सौराष्ट्र लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बना, जब गुजरात और सौराष्ट्र दोनों सेपरेट स्टेट थे और सॉरी एक ही था, और मुंबई प्रेसिडेंसी में पूरा। हाँ। और तब पटेल समुदाय को सौराष्ट्र और कच्छ में 12 लाख एकड़ यानी कि करीब करीब 25 लाख बीघा जमीन सरकार ने दी, सरकार ने आवंटन किया, और उसी जमीनों से वो समृद्ध होकर दूसरी ज़मीनें परचेस की, ऑयल इंडस्ट्रीज़ में आए, रियल एस्टेट में आए, पॉलिटिकली मजबूत हुए, तो 50 किस्म के धंधे किए, अमेरिका में गए, होटल्स बनाए, मोटल्स बनाए, सिलिकॉन वैली खड़ा किया। लेकिन 50s ऑनवर्ड जहाँ जहाँ लैंडलेस दलित, आदिवासी और ओबीसी को ज़मीन का आवंटन हुआ, उसमें भी दलितों को इन पर्टिकुलर ज़मीन का आवंटन हुआ, लेकिन केवल कागज़ पे, उसका पोजीशन नहीं मिला। तो मान के चलिए आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है या कलेक्टर है, आपने 20 एकड़ 10 लोगों को 2-2 एकड़ के हिसाब से दे दी, पट्टा कर दिया, राइट। लेकिन 4 जगह पर बाउंड्री स्टोन रख के वो चौरस करके आपको नाप कर देना पड़ता है, वो नाप कर नहीं देते। क्यों? क्योंकि गांव का फ्यूडल लॉर्ड ये बोलता है, अच्छा बेटा कलेक्टर ने दिया जमीन से, 7 बार में नाम आ गया, लैंड अलॉटमेंट का ऑर्डर भी तेरे पास में, पैर तो रख वहाँ पे, टांग तोड़ देगी तेरी। ये 7/12 जैसे उत्तर भारत में खसरा खतौनी होते हैं, ज़मीन के कागज़ पे हमाइश हमाइश वो सब दर्ज होती है, यहाँ पर और महाराष्ट्र में 7/12 कहा जाता है उस कागज़ को। जी। तो एक तो केवल जमीनों का आवंटन केवल कागज़ पे हुआ, हर एक व्यक्ति के किस्से में नहीं, बहुत से लोगों के किस्से में। जी। तो जहाँ काम हो चुका है वहाँ हो चुका है। ये जो 2009-10 के करीब महुआ का आंदोलन हुआ था निरमा कंपनी के खिलाफ, तो वे सारे एक्टिविस्टों को देख रहा था, कोई निरमा कंपनी के खिलाफ लड़ रहा है, कोई दूसरी कॉर्पोरेट कंपनी, और ये जो कन्नू भाई गलसरिया के नेतृत्व में हुआ था वही। तो तब मुझे सवाल ये हो रहा था कि ये कॉर्पोरेट कंपनियां, ये उद्योगपति गैर कानूनी तरीके से किसानों की जमीन हड़प रहे, ये तो गलत है, पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहे, ये भी गलत है। लेकिन ये किसान लड़कर ये लड़ाई जीत जाए और कंपनी को वो प्रोजेक्ट रोकना पड़े, कंपनी को वहां से खदेड़ दे, तब भी सवाल ये कि जमीन उन्हीं के पास क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई माँ के पेट में से जमीन का टुकड़ा लेकर तो पैदा होता नहीं। ठीक बात। तो ये सवाल में जितना मैं डीप जाते गया तो पता चला कि भी इस मुल्क में मंदिर में पुरोहित कौन बनेगा और गटर में कौन उतरेगा, यह तो जाति व्यवस्था ने तय किया है। उसी प्रकार से जमीन का मालिक कौन बनेगा और भूमिहीन कौन रहेगा, दिहाड़ी कौन करेगा, यह भी कास्ट सिस्टम ने तय किया है। तो ज़्यादातर जो जमीन के मूवमेंट हो रहे हैं वो लैंड ऑनर, लैंड लॉर्ड ना कहे तब भी लैंड ऑनर कम्युनिटीज़ के लिए हो रहे हैं। ये लैंडलेस को कोई पूछने वाला नहीं। इवन एक्टिविस्ट सर्कल में से ये बहुत कम लोगों की कंसर्न है। तो निरमा को खदेड़ा जाए, उस लड़ाई में भी रहूंगा, लेकिन जो लैंडलेस है उसको जमीन का आवंटन हो,
नई जमीन का आवंटन हो और ऑलरेडी आवंटित जमीन का पोजीशन भी मिले। ये भी मेरी कंसर्न और एरिया ऑफ वर्क रहेगा। तो ये दोनों धाराओं के साथ में जुड़ा रहा, काम करता रहा। और ऊना का जब आंदोलन हुआ तो जैसा कि मैंने कहा, एक पॉपुलैरिटी मिली, फेम मिली। ये नारा हमारा, गाय की पूछ तुम रखो, हमें हमारी जमीन दो, ये नारा गुजराती में था ना नारा? हाँ। कैसे होता है गुजराती? गाय नु पुछड़ू तमे राखो, हमने हमारी जमीन आपो। तो गरीब लोगों को जमीन का आवंटन हो तो वो भी किसान की तरह मजबूत हो, समृद्ध हो, उनका भी घर परिवार चले। तो वो डिमांड भी हम लोगों ने की और लड़ते लड़ते अब तक करीब 300-400 करोड़ की ज़मीन जो दलितों की थी, ओबीसी की थी, वो वापस करवा पाया हूँ। उसके लिए बहुत सी लड़ाई लड़नी पड़ी। एक केस में मुझे कन्विक्ट कर दिया। ऊना के 1 साल पर आज़ादी कूच किया था। अभी आगे महसाना टाउन है जी, वहाँ से बनासकांठा जिला, यहाँ बगल में धानेरा तहसील का एक लवारा गांव है, वहाँ 50 साल पहले एक व्यक्ति को जमीन का आवंटन हुआ था। उसमें गैर कानूनी किसी का कब्जा था। तो आज़ादी कूच करके हम लोग वहाँ गए, संघर्ष के प्रतीक के तौर पे वहाँ नीला झंडा गाड़ा, मोर्चा लगाया, वहाँ नापना पड़ा, अथॉरिटीज़ को पोजीशन खाली करवाना पड़ा, FIR हुई, गिरफ्तारी हुई। अभी वो आदमी ज़मीन के ऊपर खेती कर रहा है। लेकिन सरकार ने ये कहा, ये रैली तो आपने कर दिया लेकिन उसका परमिशन नहीं था, तो आपके खिलाफ FIR होगा। तो FIR हुआ, चार्जशीट हुआ, ट्रायल चला और अभी मुझे 3 महीने की उसमें सज़ा की सुनवाई हुई है। उसमें आप फिर क्या हायर कोर्ट से स्टे लेके? हाँ, अभी हम लोग अपील में गए तो सरकार भी अपील में गई। 3 नहीं, उसका 6 करो। सरकार जैसा कि आपने कहा कि ज़्यादा ही मोहब्बत है। जेल गए हैं कभी आप? हाँ, मैं एक बार अहमदाबाद में साबरमती में गया हूँ 5 दिन, और अभी आसाम वाला जो एपिसोड हुआ उसमें आएंगे, आसाम पे भी आएंगे, क्योंकि ज़्यादा सौभाग्य नहीं मिला है। लेकिन सरकार का कहना है कि आप महिला कांस्टेबल के साथ बदसलूकी कर रहे थे। आप देखिए, तो अहमदाबाद जेल का बताइए पहले जरा, साबरमती का। वो तो कुछ ज़्यादा बेसिकली हम लोग एक प्रोटेस्ट किए थे। और ये नेतागिरी से पहले की बात है? एक्टिविस्ट नहीं, वो भी नेतागिरी है। हाँ, इलेक्टोरल नेतागिरी से पहले। लेट मी रिफ्रेज माय, जन आंदोलन की राजनीति और चुनावी राजनीति, लेकिन दोनों तो राजनीति है। हाँ, क्या मामला था? अहमदाबाद में एक जो लॉ भवन है उसके साथ ये किसी डूबियस व्यक्ति का नाम जोड़ना चाहते थे, अभी मुझे याद नहीं है। लेकिन हम लोगों ने डिमांड की, अभी भारत के पहले कानून मंत्री रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनका नाम उसके साथ जोड़ा जाए। तो उसको लेकर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो कुछ ज़्यादा मैटर थी नहीं, फिर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। तो पुलिस में से कोई बोला देखो तो मज़ा चखाते हैं। तो हमने बोला क्या मज़ा चखाओगे, अंदर डालोगे, हम कोई बेल नहीं ले रहे हैं, चलो। तो खुद हम लोग चले गए और पुलिस स्टेशन से ही बेल मिल रहा था। तो हम भी थोड़ा उस फ्रेमवर्क में आ गए, हम भी थोड़ा तुमको मज़ा चखाते हैं कि तुम्हारा मज़ा चखाना हमको मज़ा नहीं चखा पाएगा। तो उसमें रहे 4-5 दिन। तो बाहर थोड़ा हल्ला गुल हुआ, फिर थोड़ा जेल का चक्कर लगाकर वापस आ गए। तो वो तो केवल 4-5 दिन का मामला था। और ये असम का क्या प्रकरण है? आपने जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक ट्वीट किया। हाँ। मुकदमा होता है, असम की पुलिस आपको ले जाती है, फिर एक दूसरी FIR होती है कि महिला कांस्टेबल की तरफ कुछ अभद्र इशारे कर रहे थे आप। क्या है आपके हिस्से का सत्य? बेसिकली मैंने एक ट्वीट किया कि गुजरात के हिम्मतनगर, खंभात और वेरावल, इन 3 जगह पर जो दंगे हुए, इन दंगों के बाद मोदी जी आप जब गुजरात में आए तो शांति और अमन का अपील करिएगा। वैसे भी आपने तो महात्मा का मंदिर बनाया है, इतना तो उम्मीद आपसे बनता है ना। इतने में FIR कर दिया। जिग्नेश मेवानी ने अपने ट्वीट का पहला वाक्य नहीं बोला है इस इंटरव्यू में। हाँ, वो मैं नहीं बोलूंगा जानबूझकर, क्योंकि उसी पर मुकदमा है। आपको भी लपेटा जा सकता है, क्योंकि उसी पर मुकदमा है। उसी पर नहीं है। हाँ, उसी पर नहीं है, वो बहाना है। अच्छा, फिर खबर पहुंची आप तक? तो मैं पालनपुर, यहाँ बगल में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के बगल में पालनपुर टाउन में सर्किट हाउस में बैठा था और गांव से एक मीटिंग करके आया था। तो बोला कि कुछ पुलिस के साथ ही मिलना चाहते हैं। मैं बोला कल सुबह भेजना यार, अभी मूड नहीं है, थोड़ा मैं थक के आया हूँ। बोला नहीं, अभी मिलना चाहते हैं। मतलब इतना डेस्परेट क्यों हो? अच्छा बुला लो, चलो। तो आके सोफ़ा में बैठे, मतलब जी बताइए। बोला आसाम पुलिस है और आपकी गिरफ्तारी करने के लिए आए। मैं बोला अच्छा, कौन सा मामला, क्या हुआ, क्या किया हमने? वो भी आसाम में? नहीं, वो सब आपको बताएंगे। मैं बोला कोई बात नहीं, FIR का कॉपी दीजिए, वो सब आपको देंगे। तो कोई बात नहीं, मैं खुद लॉयर हूँ, DK बसु की गाइडलाइन जानता हूँ, थोड़ा मुझे लॉयर से बात करने दीजिए, परिवार को इन्फॉर्म करने दीजिए, फिर लेके चलिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहा आपके साथ झगड़ा कर रहा हूँ, आप चलिए हमारे साथ। बोले ठीक है। मेरे दोनों मोबाइल ले लिए, फिर बगल आप बिना किसी प्रतिरोध के चले गए उनके साथ? हाँ, तो प्रतिरोध क्या करेंगे, ऐसे तो थे हमारी टीम में 7-8 लोग बैठे थे वहाँ पे। तो हम चले
और पुलिस थाने में हमको प्रोड्यूस किया और वहाँ पे भी मैंने 2 बार पूछा कि भाई कौन सा मामला है, कौन सी धारा है, एफआईआर का कॉपी दे निकालो, राइट। इतना बेसिक। तो इसमें कानून क्या कहता है? आपने तो वकालत पढ़ी है। सो बेसिकली किसी भी व्यक्ति को आपको गिरफ्तार करना है, डिटेन करना है, तो उसकी गाइडलाइन है, राइट। कौन से कानून के तहत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो आपको बताना है, उसमें कौन सी धाराएं लगी है वो आपको बताना है। आपका हित, आपके हित में जिसको कंसर्न हो, रुचि हो, ऐसे किसी व्यक्ति को या अपने लॉयर को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें बेसिक गाइडलाइन है, तो उसका भी पालन नहीं किया। तो फिर आगे रास्ते में भी मैंने 2 बार 3 बार 4 बार पूछा। फिर एक पॉइंट के बाद मैं सो गया, तेल लेने गया। क्या जहाँ ऑन रोड ले जा रहे, बाई रोड लेके जा रहे थे? हाँ। तो मैं बोला चलो जहाँ लेके जाना हो सो जाओ भाई। फिर अहमदाबाद एयरपोर्ट आया तो उठा। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टीम के साथी पहुँच गए थे, थोड़ा इंकलाब जिंदाबाद हल्ला बोल कर रहे थे। फिर हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट जगदीश ठाकुर भी आ गए, मेरी टीम के लोग आ गए, वहाँ पर भी बहुत शोर किया। फिर जाके एफआईआर का कॉपी दिखाया, कौन सी धारा है वो बताई। और फिर वहाँ से बेंगलोर से आसाम लेके गए। जब गुवाहाटी लैंड किए तो एयरपोर्ट में पूरा ताम जाम 35-40 लोग बड़ी बड़ी राइफलों के साथ खड़े थे, मानो किसी टेररिस्ट को पकड़ के लाए हो। मतलब बढ़िया सा प्लॉट तैयार करके रखा था कि एक किसी कोई बहुत बड़ा कुछ कांड कर दिया हो, ऐसे संगीन अपराधी को लेकर आसाम आए हैं, खतरनाक सिचुएशन है, इस प्रकार का कुछ सीन क्रिएट करने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। और फिर लेके गए और रास्ते में एक जगह पे गाड़ी रुकी और गाड़ी रोकने के बाद मेरी बगल की सीट में जो पुलिस कांस्टेबल थे उसकी जगह पर एक बहन जी महिला पुलिस आकर बैठी। तो थोड़ा हमको आश्चर्य लगा, थोड़ा वियर्ड भी लगा कि भाई आगे की 2 गाड़ियाँ हैं, पीछे 2 गाड़ियाँ हैं और कहीं नहीं हमारे बगल में इनको क्यों बिठा रहे हैं। लेकिन भी ठीक है, मैं उनकी गिरफ्तारी में हूँ, डजंट मैटर। तो मैंने ज़्यादा उसके ऊपर सोचा नहीं। दिमाग में यही चल रहा था भी क्या करेंगे आगे, कितने दिन आसाम रहना पड़े, वो सब आपके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होगा। तो मैं समझा होगा कुछ। फिर एक पॉइंट के बाद गाड़ी रुकी दोबारा और वो बहन जी उतरी और आगे की सीट में चली गई। तब हमको लगा कि कोई ऑफेंस दर्ज होगा और उस ऑफेंस के बेसिस में फ्यूचर में जो ट्रायल चलेगा उस ट्रायल का सवाल अभी से ड्राफ्ट किया जा रहा है कि क्या कभी रास्ते में गाड़ी रुकी थी, फिर आपके बगल में जो मेल कांस्टेबल था उसकी बजाय कोई महिला आकर बैठी थी, फिर वो महिला आगे गाड़ी रोककर एडिशनल एसपी से कुछ बात की थी, फिर अगेन आपके साथ दूसरा मेल आकर बैठा था। ये ट्रायल में कुछ सालों के बाद जो सवाल पूछा जाना वाला है उसका स्क्रिप्ट मुझे तभी पता चल गया। लेकिन अगेन मैं बोला देखिए भी यही सब चल रहा है इस मुल्क में, तो कोई आश्चर्य तो है नहीं। ऐसे ही फालतू के केस में आसाम लेकर आए तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था। तो आसाम की जेल में, आसाम की पुलिस की लॉकअप में गया, बहुत से कॉकरोचेस देखे पहली बार लॉकअप में। और फिर थोड़ा रिक्वेस्ट करके थोड़ा ठीक ठाक कमरा नेक्स्ट डे मिला। अखबार पढ़ रहा था। किसको रिक्वेस्ट किया? भाजपा वालों को, पुलिस वालों को? पुलिस के लोगों को ही, पुलिस के लोगों को ही। पार्टी के लोग भी बहुत से आ रहे थे, बहुत से एमएलएज, एक्स एमपी, एक्स एमएलए, मिनिस्टर्स वगैरह भी मिलने के आ रहे थे कि भाई थोड़ा देख लीजिएगा, जाति कोई दुश्मनी तो है नहीं, ट्वीट करके आए और कुछ किया तो है नहीं। तो ये सब चल रहा था। और फिर रिमांड के लिए प्रोड्यूस किया और रिमांड हमारा मंजूर हुआ। तो 3-4 दिन उनके लॉकअप में रहे। चौथे 5वें दिन रिमांड का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ, हमको बेल मिले। तो कोकराझार की जेल में एक रात काटी और वहाँ से जब बाहर ही निकल रहा था तब दूसरे थाने की पुलिस तैयार थी कि आपके खिलाफ दूसरा केस है। तो हम समझ गए कि भाई ये कुछ लंबा चल सकता है। तो बैठ गए गाड़ी में, तो सही गप्पे मार रहे थे, क्या नाम है आपका, कितने सालों से पुलिस में है। वो भी हमको कुछ पूछ रहे थे, क्या चल रहा है गुजरात में, ये सब सवाल चल रहे थे। असम पुलिस और जिग्नेश मेवानी के बीच संवाद चल रहा है। हाँ, संवाद गुजरात में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। हम पूछ रहे थे आसाम में क्या चल रहा है। हाँ। मैं उनको सिखा रहा था गुजराती में कहते केम छो। हाँ। वो हमको बता रहे थे की खबर। तो ये सब चल रहा था। आसाम के कुछ ट्रेडिशंस के बारे में पूछ रहा था कि सुना है कि कंपेरेटिवली कास्ट वायलेंस कम है, थोड़ा ज़्यादा प्रो वुमन है, तो क्या चल रहा है आसाम की राजनीति में। तो थोड़ा रिलेक्टेंट भी थे, कुछ बात होती थी नहीं होती थी, ये सब चल रहा था। तो फिर एक पॉइंट पे मैंने पूछा अब ये तो बताइए इसमें कौन सी धारा है। तो बोला 354।
मैं बोला 124 होगा। बोला नहीं 350 हो। मैं बोला मॉलेस्टेशन? बोला हाँ। भाई साहब पहली बार मेरे पैरों तले से जमीन खिसकना जिसको कहते हैं, ये मैं महसूस किया कि भाई तुम और डाका डाला ये कलम लगा देते हैं यार, मॉलेस्टेशन में तुम्हारी कस्टडी में हूँ, आप मुझे गिरफ्तार करके लाए, आसाम में किसका मॉलेस्टेशन करूँगा? वो भी मेरे बगल में जब एक पुलिस सब इंस्पेक्टर है, ड्राइवर है, पीछे कांस्टेबल है, एडिशनल एसपी बैठा है। इतना तो झूठ मत फैलाओ यार, कुछ और मुकदमा दर्ज करो। मतलब किसी कांस्टेबल के साथ बदतमीजी कर दिया, उसको धक्का दे दिया, गाली दे दिया, ऐसा कुछ लिखो यार, अलग किस्म का मुकदमा दर्ज करो। ये थोड़ा तो स्पाइन दिखाओ यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही गंदगी है। और मुझे सचमुच बहुत बुरा लगा। मैं बोला ये इतना बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए, लेकिन इनसे क्या उम्मीद रखे। फिर कोर्ट में हम भी कुछ आर्ग्यूमेंट किए, हमारे वकील भी आर्ग्यूमेंट किए। क्या कहा कोर्ट ने? कुछ नहीं, उसमें भी रखा और 4-5 दिन। फिर 9 दिन के बाद छूटे। सड़कों पर लोग उतरे हज़ारों की तादाद में। गुजरात में अक्रॉस इंडिया प्रोटेस्ट हुआ, पूरे आसाम में प्रोटेस्ट हुआ। और हाँ, फिर बाहर आए छूटकर, बढ़िया स्वागत हुआ, प्रोफाइल बढ़ा, फेसबुक के फॉलोअर्स बढ़े, ट्विटर के फॉलोअर्स बढ़े, ज़मीन पे पकड़ मजबूत हुई। बाहर आके फिर बढ़िया से 3-4 जनसभा में ठोका, भाजपा का 2-3 हज़ार वोट कम करवाया 3-4 पॉकेट्स में। तो कुल मिलाकर अच्छा रहा। क्या जिग्नेश मेवानी कभी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से मिले हैं? नहीं मिले। कोई फोन पे बात, कोई किसी हमारा दूत के जरिए? नहीं, ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ये सौभाग्य नहीं हुआ। फिर आपके 2 दोस्तों को ये सौभाग्य कैसे मिल गया, अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल? मैंने मेरी आइडियोलॉजिकल फ्रेम में ऐसा कोई भी कोना नहीं जहाँ बीजेपी का आने जाने का कोई स्पेस हो। तो उनको मालूम है। ऐसा क्यों है? लोग तो कहते हैं कि संवाद की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए। संवाद अलग बात है। हाँ। मैं किसी भाजपा के नेता के साथ बात कर सकता हूँ, डायलॉग कर सकता हूँ, हाँ। प्यार से भी बात कर सकता हूँ, झगड़ा भी कर सकता हूँ, संवाद अलग जगह पे है। हाँ। लेकिन मैं उनके साथ आइडियोलॉजिकली जुड़ूं, ये तो नामुमकिन है, उनको मालूम है। तो मुझे उस प्रकार से कभी अप्रोच भी नहीं करते। हाँ, तो जिन्होंने गुंजाइश छोड़ी उनके साथ डायलॉग हुआ और डायलॉग आगे भी बढ़ा, और वो लोग हैं उस कैंप में आज। हार्दिक पटेल से आपकी बात होती है? अभी पिछले बहुत दिनों से नहीं हुई। वो जब पार्टी छोड़ रहा था तब बात हुई थी, पार्टी छोड़ा उस दिन बात हुई थी, उसके नेक्स्ट डे भी बात हुई थी, हाय हेलो तब हुआ था। अभी थोड़ा संपर्क कम हुआ है, लेकिन ऐसा कोई इश्यू नहीं। अभी मिल सकता। आपको कोई चिकन सैंडविच वाली समस्या नहीं आई? नहीं, हमको कह दे, हम तो खाते हैं ना, सैंडविच भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं। हाँ। क्या रहा हार्दिक का मसला, क्या रहा? 2017 में आप सब लोग कस्में खा रहे थे भाजपा के राज को उखाड़ के फेंक देंगे। हम तो आज भी खाते हैं, हरम तो उस जगह पे कायम है। तो वो क्यों चले गए? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मालूम नहीं उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। और मैं चूंकि मैं एक अपोजिट कैंप में हूँ, मैं दूसरी पार्टी में हूँ, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं फ्रेंकली कह रहा हूँ, मैं बहुत ही तटस्थ रूप से ऐसा मानता हूँ कि उसके खिलाफ जो 30-35 मुकदमे हैं हार्दिक पटेल के खिलाफ, उसमें जो 2-3 सीरियस किस्म के मुकदमे हैं, सेडिशन वगैरह, हिंसा शुरू करना, हाँ, और तो ऐसे 1-2 केस में उसको 12-15 साल के लिए कन्विक्ट कर देना, उस प्रकार का कोई प्रेशर या धमकी उसकी भाजपा जोड़ने के पीछे होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? ऐसा मुझे लगता है। और अल्पेश शायद पार्टी से कुछ अनकंफर्टेबल हुआ, या बीजेपी में ज़्यादा उसको अपने लिए बीजेपी से अपने आप को ज़्यादा अलाइन पाया, या शायद एक्सपीरियंस कर रहा है, या कुछ शायद एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि हार्दिक और अल्पेश वापस आ सकते हैं कांग्रेस में? मैं इस जीवन काल में बीजेपी में नहीं जा सकता, ये तय है, लेकिन वो आ भी सकते हैं, हु नोज। भाजपा वाले फिर सोचेंगे कि ये तो हमारे यहाँ लोग भेज रहा है। मैं चाहता हूँ कि भाजपा वाले ये सोचे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल आपके पुराने मित्र? ऐसे मित्र नहीं है, मुलाकात तो होती है। हाँ, मुलाकात हुई है, बात भी होती है, 2-3 बार हुई है। क्या बात हुई बताइए? गुजरात की जनता बहुत उत्सुकता है। बहुत साल हो गए इसको तो। वो ऊना के वक्त पे जब मैं था तब एक बार बात हुई थी। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने? कुछ
ऐसे कुछ मूवमेंट को लेकर कुछ बात हुआ होगा, कुछ ज़्यादा कोई लंबा डायलॉग नहीं हुआ था। पर उसके पहले तो आप आधिकारिक रूप से पार्टी में भी थे। हाँ, तो वो रेजिग्नेशन देने में गया था, तब थोड़ा हाई हुआ था। मैं बोला मैं अभी सोशल मूवमेंट के मूड में हूँ। हाँ। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ना नहीं चाहता हूँ और थोड़ा इंडिपेंडेंट दलित मूवमेंट को आगे ले जाना चाहता हूँ। तो उसी कारण उसी संदर्भ में बात हुआ था, ज़्यादा कोई परिचय नहीं है। फीलर्स तो आपको 2021-22 में भी खूब भेजे गए आम आदमी पार्टी की तरफ से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके नहीं में वजन पहली बार नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ बहुत फीलर्स भेजे वैसा भी कुछ नहीं है। थोड़े बहुत भेजे, मतलब लोग बोलते रहते हैं ना, हर एक पार्टी के लोग बोलते रहते हैं। हाँ हाँ, कौन सी बड़ी बात है उसमें। तो आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि जिग्नेश हमारे पाले में आ जाओ। नहीं, उनकी टीम के कुछ लोगों ने बोला था, फिर बट आई डोंट थिंक इट वाज वेरी सीरियस और एनीथिंग। सीरियस होता तो कंसिडर करते? नहीं, मैं जहाँ हूँ वहाँ। आपके एक पुराने दोस्त ने बड़ी दिलचस्प बात बताई है। उन्होंने कहा कि देखिए, आज की तारीख में कोई भी अगर भाजपा विरोधी राजनीति कर रहा है तो ये एक एग्जिस्टेंशियल सवाल है जिसका उसे सामना करना पड़ेगा कि वो कांग्रेस में जाके ये राजनीति करे या आम आदमी पार्टी में जाके करे। आपके सामने ये दुविधा, ये द्वंद्व, ये द्वैध रहा? मेरे जो राहुल गांधी के साथ इंटरेक्शन हुए उससे मुझे 3 चीज़ों का आइडिया आया। एक, ये आदमी व्यक्तिगत मीटिंग में या सार्वजनिक मंच के प्लेटफॉर्म से कभी झूठ नहीं बोलेगा। ऐसा फीलिंग इस मुल्क के मेन स्ट्रीम की राजनीति के किसी भी पॉलिटिशियन से मुझे नहीं आया। किसी से भी नहीं आया? आप तो बहुतों से मिले। बहुतों से मिला हूं, किसी से नहीं आया। देयर इज समथिंग डीपली जेन्युइन अबाउट राहुल गांधी। एक। दूसरा, ये आदमी व्यक्तिगत तौर पे आपको और इस मुल्क की जनता को कभी डीच नहीं करेगा। तीसरा, ट्रूली लिबरल और डेमोक्रेटिक है। और मुझे विद इन कांग्रेस दलितों के, आदिवासियों के, माइनॉरिटीज के, मजदूरों के सवाल को लेकर कुछ भी बोलना है, मेरे लिए वो स्पेस बना रहेगा। ये चीज मुझे यहां लेकर आई। तो राहुल गांधी ने बंद कमरे में जिग्नेश मेवानी को क्या प्रॉमिस किए पॉलिटिकल? कोई प्रॉमिस नहीं, यही कि लड़ो, आई विल बी विथ यू। तुम लड़ने वाले आदमी हो, लड़ते रहो, तुम्हारी लड़ाई के साथ में हूं। आई विल सपोर्ट यू होल हार्टेडली। यही। पर जो ये पद दोगे तो मैं कांग्रेस पार्टी में आऊंगा। ऐसा कोई हमारा, मैं वो मैं व्यक्ति ही नहीं हूं। कल को मेरी डिमांड होगी, लेकिन वो होगी कि राजस्थान में अपनी सरकार है, ये पॉलिसी करवाइए आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार है। दलितों को भूमि के आवंटन को लेके क्या मांग पत्र रखा आपने पार्टी के सामने? बहुत। अभी तो आप कर सकते हो ना? बहुत से मांग पत्र रखे। हुआ क्या उसका? होगा, अभी कुछ नहीं हुआ, होगा। लेकिन मैं डेस्परेट नहीं हूँ, वक्त है मेरे पास। मैं भी अपना थोड़ा प्रोफाइल मजबूत करूँ विद इन पार्टी। मैं भी थोड़ा दबाकर बोलने की पोजीशन में आऊँ। हमारी भी थोड़ी दोस्तियाँ दूसरे स्टेट्स में बढ़े, फिर करेंगे। इतना प्रेगमेटिज्म वडगाम ने मुझे सिखाया है। सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ, वडगाम में बैठ के आप राहुल गांधी से दोस्ती गांठ रहे हैं। जो अहमदाबाद में बैठे कांग्रेस के नेता हैं वो इस वजह से आपसे असुरक्षित महसूस करते हैं। नहीं, अहमदाबाद में जितने भी कांग्रेस पार्टी के हमारे सीनियर नेता है, फ्रैंकली इनकी पार्टी में इतनी बढ़िया स्पेस है और इनकी जड़ें इतनी मजबूत है कि हमसे या किसी भी नए पॉलिटिशियन से उनको इनसिक्योर मैसेज करने की जरूरत नहीं है। ये आप मैसेज दे रहे हैं उनको? नहीं, ये हकीकत है। सारे सीनियर नेता 20-25 साल से गुजरात में लगे हुए। कोई पीसीसी प्रेसिडेंट बना है, किसी का पीसीसी प्रेसिडेंट में नाम चला है, कोई एलओपी बना है, किसी का एलओपी में नाम चला है, कोई वर्किंग प्रेसिडेंट रहा है, कोई एमपी एमएलए रहा है, कोई मिनिस्टर रहा है। और लाइमलाइट ये नई उम्र का लड़का बटोर रहा है, पहली बार का विधायक, आला कमान तक सीधे पहुंच इसकी है। तो उसका मतलब क्या हुआ? इससे क्या मतलब है? आप बताइए। उनको असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए? नहीं, बढ़िया। देखिए, उन्होंने मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया।
कांग्रेस पार्टी की गुजरात की जो लीडरशिप है उन्होंने ही ये तय किया ना कि जिग्नेश को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाना है। ऐसा तो था नहीं कि मैं पार्टी ऑफिस के बाद धरने पर बैठा था। उन्होंने तय किया या दिल्ली से संकेत किया गया? नहीं, उन्होंने ही तय किया। क्या काम होता है वर्किंग प्रेसिडेंट का? अहमदाबाद के एक पत्रकार ने कहा पूछ लीजिएगा जिग्नेश से। वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पे हमको पर्सनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, किसने दी है? पीसीसी प्रेसिडेंट ने जी, कांग्रेस पार्टी ने, जगदीश ठाकुर जी ने, हाँ, कि बनासकांठा और पाटन में मुझे काम करना है और वहाँ की क्या सिचुएशन है, वहाँ कांग्रेस पार्टी का संगठन कैसे मजबूत हो, और 40 के करीब ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज आइडेंटिफाई की है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज के साथ साथ जहाँ दलितों की साइजेबल पॉपुलेशन है, दलित कम्युनिटी की 20,000 से लेके 50,000 तक। तो वहाँ पर दलित कंसोलिडेशन कैसे हो, दलित आदिवासी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ का एक अलायंस कैसे बने, और बनासकांठा और पाटन में जितनी भी हो सके सीटों के ऊपर अपना एक इम्पैक्ट खड़ा हो, इस टास्क के ऊपर स्पेसिफिक मुझे काम करना है। और उसके अलावा भी पार्टी जो भी कुछ बोले, गुजरात में कहीं जाना है, कोई घटना हुई, वहाँ जाके मुद्दा उठाओ, मीडिया की डिबेट में बैठो, ब्रीफिंग करो, लेकिन बाय एंड लार्ज इस जगह के ऊपर आपको फोकस्ड काम करना है। ये 40 कॉन्स्टिट्यूंसी और नॉर्थ गुजरात में ये 2 जिले बनासकांठा और पाटन। इंटरव्यू में जिग्नेश मेवानी कह रहे हैं कि मुझे 40 सीटों की जिम्मेदारी दी गई। 40 सीटों की जिम्मेवारी नहीं, 40 सीटों में जो शेड्यूल कास्ट के वोट है जी, उनकी जिम्मेदारी उनके लिए वहाँ आउटरीच करना है, हाँ, जनसंपर्क करना है, जनसंपर्क करना है। एक दलित अधिकार सत्याग्रह नाम का कैंपेन लॉन्च किया है, एक आदिवासी अधिकार सत्याग्रह नाम का कैंपेन लॉन्च किया है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आकर आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए क्या करेगी, इस बात का डायलॉग उनके साथ करना है, उसका पर्चा जन जन तक पहुंचाना है। तो व्यक्तिगत तौर पे मैं तो नहीं पहुंचा पाऊंगा, तो उसके लिए कमेटियों का गठन हो, कांग्रेस पार्टी के एससी डिपार्टमेंट को चार्जअप किया जाए, और जो आम्बेडकरेट ग्रुप्स और कांग्रेस के बीच में तालमेल कैसे बैठे, तो इस प्रकार की कामगिरी। पर लोग कह रहे हैं कि ये जिग्नेश मेवानी लोगों को जोड़ तो खूब रहे हैं, पर अपने लोगों को टिकट एक नहीं दिला पाए हैं। बड़ा नाराज हैं आपके समर्थक आपसे। ऐसा कुछ नहीं है। कितने टिकट मिले जिग्नेश मेवानी के कोटे से? ये हम क्यों बताएं? क्योंकि संख्या सब 0 बता रहे हैं। बहुत बढ़िया ना, ये तो बहुत बढ़िया संकेत है, ताकि कोई परेशानी ना करे। तो नेताओं से कार्यकर्ता ये तो उम्मीद करते ही है ना कि अगर हम सुख दुख में साथ हैं तो हमारी राजनीतिक हो सकता है कि कोई जूनियर जिग्नेश मेवानी हो, कोई उभरता हुआ लड़का हो, लड़की मैं हो, आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बताइए। आप गुजरात के किसी भी जिले के किसी भी तहसील में है और आपको संघर्ष में जनता के मुद्दे पे जन आंदोलन खड़ा करने के लिए जरूरत है, तब मुझे याद करिएगा। और विधायक बनना है तो आपको टिकट चाहिए, हाँ, तो दूसरा नेता ढूंढ लीजिएगा। खुलकर कह रहा हूं। 2017 में तो आपने भी ऐसे ही शुरू किया ना, एक पोस्ट लिखी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का आह्वान किया कि मैं लड़ रहा हूं, 1-on-1 होने दीजिए, आप कैंडिडेट मत उतारिए। तो अगर जिग्नेश मेवानी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती है तो दूसरे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की क्यों नहीं? हाँ, तो हो सकती है, मैं ना कह रहा हूँ, लेकिन केवल उसी के लिए मेरे पास मत आइए। इसीलिए आप 5 साल लड़िए जी, 10 साल लड़िए, जनता की आवाज बनिए, जनता के मुद्दों पर मुखर बनिए, फिर मैं आपके नाम को थोड़ा धक्का दे सकता हूं। अब लड़ाई लड़ने वाले हैं, संघर्ष करने वाले, या कुर्ता पहनकर कुछ नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं और मुझसे अच्छा रेपो बना रहे हो, मुझे कहीं घुमा रहे हो, तो वो कार्यकर्ता मेरे काम का नहीं है। इसीलिए किसी अब मान के चले कोई सौराष्ट्र से है जी, लड़े वहाँ किसानों के लिए 2 साल 5 साल 10 साल, थोड़ा मादा दिखाए, संघर्ष का एलिमेंट दिखाए, तब जिग्नेश हाथ रखेंगे। तब मैं उसका हाथ पकड़ सकता। हाथ क्या रखूंगा, हाथ रखना क्या होता है, वो बहुत फ्यूडल टेम्परामेंट है, तब मैं उसका हाथ पकड़ूंगा। यदि उसके नाम को मैं पुश करने की पोजीशन में हूं तो राइट, तो ये मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि लड़ने वाले। इस बार 182 में किसी नाम पर पुश नहीं किया आपने? किया है ना, किया है। हाँ, कई लोग बोले कि लल्लन टॉप पार्ट 2 में बताएंगे। लल्लन टॉप पार्ट 2 में बताएंगे, तो ये दोबारा आना पड़ेगा। एंड यू विल बी प्राउड ऑफ मी। अच्छा जी, ये बताइए कि ये बताया गया कि जो ऊना के आंदोलन में भी लोग जुड़े थे आपके साथ, उनमें से कई लोग आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए। कुछ ने कहा कि जिग्नेश, एक दो लोग चले गए, क्या वजह रही? ऐसे तो चाहते हैं ना, 50-55 तहसील में हमारी टीम है, सैकड़ों कार्यकर्ता है, उसमें से एक दो तो यहाँ पे भी जाएंगे, एक्स में जाएंगे, वाई में जाएंगे, मतलब
90%, 95% दे आर विथ मी। गुजरात में आम आदमी पार्टी की संभावनाओं के बारे में जिग्नेश मेवानी, कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट, क्या सोचते हैं? कल सुबह 11:01 का चुनाव होता है तो उनका एक भी सीट नहीं आ रहा है। जिग्नेश मेवानी ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी खाता नहीं खोल पाएगी। बिल्कुल होशो आवाज में, ऑब्जेक्टिवली, कांग्रेस में वो इसलिए नहीं, तटस्थ रूप से। देखिएगा नहीं 5-10 साल बाद आप आम आदमी पार्टी में जाएं तो अरविंद केजरीवाल को यही क्लिप काट के वीडियो दिखाई क्लिप जाए। आप संभाल के रखिएगा। हाँ नहीं, हम तो इसको पब्लिक कर देंगे। इसके बेसिस पे मुझे दोबारा सवाल पूछिएगा, इसी चुनाव के बाद पूछिएगा। तो आप कह रहे हैं उनका खाता भी नहीं खुल रहा? कल आज इस क्षण की मेरे हिसाब से रियलिटी ये है। अभी मैं नॉर्थ गुजरात में बैठा हूँ, बनासकांठा में, पाटण में, अरवल्ली में, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद शहर, बड़ौदा, बोटाद, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, कच्छ, जहाँ जहाँ पर मैंने बात की, सूरत में उनकी प्रेजेंस थोड़ी ज़्यादा है दूसरों के मुकाबले, लेकिन सीट निकल रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि अल्पेश और गोपाल फाइट दे पाएंगे? आई डाउट। फाइट भी नहीं दे पाएंगे? फाइट देंगे, हाँ फाइट देंगे, लेकिन सीट निकल रही है, आई हैव नो आइडिया। और आपके दोस्त हार्दिक पटेल विरमगाम से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से, उनके बारे में क्या रिपोर्ट मिली है? फ्रैंकली उसके बारे में मैंने ज़्यादा रिपोर्ट लिया नहीं है, लेकिन आपने मेरी रुचि बढ़ा दी है, अब मैं लेना चाहूँगा। और अल्पेश ठाकुर का चुनाव कैसा है? बाई इलेक्शन तो हार गए थे। इंटरेस्टिंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल कह रहे हैं आपने आम आदमी पार्टी को 0 दिया, वो कह रहे हैं कि हम इनको 0 पे समेट देंगे। कहने दीजिए, कहने से क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये तो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन हो गया, मुझे दो द्वैध थोड़ा सा समझाइए। 2017 में आप अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत जो पास के नेता थे, पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेता थे, उनके साथ थे। अभी आप ज़मीन के पुनर्वितरण की बात कर रहे थे। गुजरात में जो सबसे डोमिनेंट पेजेंट कास्ट है वो पाटीदार है, तो ज़मीन में भी सबसे ज़्यादा तो आपका संघर्ष उन्हीं से है। तो ये दो चीज़ें एक साथ नहीं है, कैसे ये दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं एक साथ? अगर भूमि सुधार होगा तो सबसे ज़्यादा किसके हित प्रभावित होंगे? जो यहाँ की वर्चस्वशाली जातियाँ हैं, जिनके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं जी, यही बात कुछ लोग समझ नहीं पाते। समझाइए। गुजरात के एक एक जिले के एक एक तहसील में किसी का भी अवैध या लीगल कब्जा न हो, ऐसी खेती करने योग्य हजारों की हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है, उसका आवंटन हो सकता है। ये भी सरकार नहीं करना चाहती। गुजरात में लैंड टू द टीलर, लैंड टू द टाइकून्स बन चुका है। अच्छा, यदि आप दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, जी, जमीन नहीं मिलेगी। यदि आप अडानी है, अंबानी है, एसआर है, जमीन मिलेगी। और मैं चाहता हूं कि इंडस्ट्रीज तो होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। भूमि सुधार, अडानी अंबानी से कोई विरोध नहीं है? अडानी अंबानी से विरोध है, कि वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उद्योग से नहीं है। उद्योग तो लगना चाहिए, लेकिन उद्योग के बहाने किसानों की मर्जी के खिलाफ आप जमीन छीन ले, इल्लीगल माइनिंग करे, इल्लीगल माइनिंग करवाए, पोर्ट बनाए, वहां पर ड्रग्स उतरे, गौचर को हड़प ले, एनवायरमेंट और इकोलॉजी को डैमेज करे, इससे विरोध है। तो हमको इंडस्ट्रीज चाहिए, किस प्रकार की? जो उस इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों को न केवल न्यूनतम वेतन, फेयर वेतन दे, अ बिट मोर देन मिनिमम वेजेस, उनके हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखे, उनके बच्चे ठीक से पढ़ पाए, उस प्रकार का वेजेस हो, एनवायरमेंट इकोलॉजी को डैमेज भी ना हो, और वो अपनी इंडस्ट्री चलाए। ये कहने में आसान है, करना मुश्किल है, मैं जानता हूँ जी, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और हमारा लक्ष्य तो यही होना चाहिए। तो ये है मेरी सोच। पर दिल्ली में बैठे आपके शुभचिंतक कह रहे हैं कि जिग्नेश मेवानी इंटरव्यू में ये सब बातें करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के एक बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, नितिन राउत, वो उनके राजनीतिक गुरु हैं, उनके तो कारोबारियों से बहुत अच्छे संबंध हैं। तो कैमरे के सामने जिग्नेश विरोध करते हैं और पीछे से सब सिस्टम ठीक रहता है। मेरे राजनीतिक गुरु जी, ये क्यों कहा जाता है आपके बारे में? भगत सिंह है। हाँ,
मेरा और कोई राजनीतिक गुरु ही नहीं। नितिन राउत से परिचय है आपका? परिचय है जी। दैट्स ऑल। तो इस तरीके की कहानियां क्यों प्रचारित की जाती हैं आपके बारे में? तो तभी तो लल्लन टॉप में इंटरव्यू होगा, होना ही चाहिए ऐसी कहानियां। नहीं, हमारा तो काम है कि हम जो कुछ भी सुन रहे हैं ऐसी सामने पूछ लिया जाए। ऐसी 10 स्टोरीज जी घूमनी चाहिए। हाँ, 10 अफवाहें घूमनी चाहिए, मिथ बनने चाहिए। मिथ बनने चाहिए, हाँ रोचक होने चाहिए, हाँ, तभी तो डिबेट्स होगी, इंटरव्यूज होंगे, खबरों में रहेंगे। खबरों में रहेंगे, पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ेगा। अच्छा, एक चर्चा और चल रही है कि जिग्नेश मेवानी चुनाव प्रचार पीक पर है। ज़्यादातर बड़े नेता प्रदेश के और देश के अहमदाबाद गांधीनगर आ रहे हैं, जिग्नेश नहीं आ रहे हैं। तो हमने जब ये पूछा तो बताया गया कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, और एक व्यक्ति ने कहा कि अरे उनके तो घुटने बदलने वाले हैं। ऐसा है क्या? थोड़ा मुझे हिप में कुछ इश्यू हुआ है जी। प्रोबेबली रेमडेसिविर इंजेक्शन की साइड इफेक्ट के चलते, तो वहाँ मेरी सर्जरी होने वाली है एज पर द डायग्नोसिस। लेकिन मैं भी 3-4 महीना वेट करूंगा, और फिजियोथेरेपी के चलते यदि उसको रोका जा सकता है तो उसका प्रयास रहेगा। तो उसके चलते थोड़ा मैं लिंपिंग कर रहा हूँ। लेकिन तो बड़ा दिक्कत हो रही होगी चुनाव प्रचार में, तो नेता को बहुत ऑब्वियसली दिक्कत हो रहा है, होगा दिक्कत। लेकिन आसाम की पुलिस को भी झेला है, ये भी झेल लेंगे। बहुत लोग आपके बारे में आपकी व्यक्तिगत जानकारियां भी गूगल करते हैं। जैसे हमें ये इंटरव्यू करना था तो हमने टाइप किया जिग्नेश मेवानी, तो सबसे पहले जो ज़्यादातर केसेस में होता है विकिपीडिया का पन्ना खुलता है, और उसके बाद हालिया खबरें कि कांग्रेस की इस लिस्ट में नाम आया और जो बयान है। एक चीज़ बड़ी सर्च की जाती है, जिग्नेश मेवानी वाइफ। ये क्या दिलचस्पी है लोगों की? होने दीजिए। हाँ, पर घर वाले रिश्तेदार भी आपसे वो जो अखिल भारतीय सवाल है वो पूछते हैं कि बेटा शादी करके सेटल कब होगे? उस सवाल को पूछते पूछते उनको कुछ 8-10 साल हो गए, थक गए। हाँ, तो अब आपको जवाब देना ही नहीं पड़ता है। उनको पता चल गया है। जो कहा था ना, मेरी दुल्हन तो आज़ादी है। अच्छा जी। ऐसा ही, इसका कुछ ऐसा ही मामला है कि आप ऐसे कहोगे तो उसकी हेडलाइन बना देगा कोई यहाँ का पोर्टल, तो जिग्नेश ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा कभी। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मेरी दुल्हन तो आज़ादी है। हाँ, तो ये भी बने, और फिर मैं रदिया दूं, उसका भी न्यूज़ बने। न्यूज़ बनना चाहिए, खबर में रहना चाहिए, खबर बननी चाहिए। पर आपके जो दोस्त हैं यहाँ पर जो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, मणिभाई वाघेला, वो कह रहे हैं चिंता मत करिए, इस चुनाव के 8 दिसंबर के बाद जिग्नेश पूरे देश में खबर बनाने के लिए फ्री हो जाएंगे, क्योंकि वडगाम से हार के मुक्त हो जाएंगे। वो क्या कहेंगे? मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी कहेगा कि जिग्नेश चुनाव जीत रहा है। हाँ, पर पहले तो वो कांग्रेस में ही थे ना? हाँ थे। बात मुलाकात हुई है आपकी? नहीं, अभी एक शादी में मिले थे, थोड़ा हाई हेलो हुआ था। हाँ, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई? कोई नहीं। उसके पहले मेरा उनसे फाइट ही नहीं है ना। पिछले 4 साढ़े 4 मेरा उनसे कहाँ फाइट है? नहीं है। किससे फाइट है? मोदी से फाइट है। तो वडगाम में तो नरेंद्र मोदी की पार्टी के सिंबल पे वही लड़ रहे हैं ना? वडगाम में मोदी जी भी लड़ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा समझाइए कैसे? दुनिया का पैसा डालेंगे, शराब उतरेगी यहाँ पर, धमकाया जाएगा, दबाया जाएगा, मुकदमे होंगे, टारगेट किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, पैसा डालेंगे, अनाप शनाप चीज़ें होगी। आपको और मुझको भी अंदाज न ऐसी कुछ चीज़ें भी हो सकती है। वरना आप सोचिए ना, आसाम की पुलिस को क्यों मन हो गया हमारे ट्वीट पे एफआईआर करने के लिए? ऐसा ही आसाम का एक सीएम बैठा है और कुछ काम नहीं है, अरे काम करो, वो गुजरात से जिग्नेश को लेके आओ। ऐसा कहीं से तो इंस्ट्रक्शन गए, तो किसके गए, क्यों गए? और वही आदमी चुनाव लड़ रहा है। पिछली बार यहाँ योगी आदित्यनाथ आए थे प्रचार में, एक इंडिपेंडेंट एमएलए के खिलाफ। गुजरात की सीएम आए थे विजय रूपानी। भाजपा के एक नेता ने यहां तक कह दिया कि जिहादियों से फंड ले रहा है। जिहादियों से? पर सब बोल रहे हैं इस बार फंड का बड़ा संकट है। हाँ, पर कांग्रेस पार्टी भी तो अपने कैंडिडेट को पैसा देती होगी चुनाव लड़ने के लिए, नहीं दे रही है? हाँ, देगी ना, क्यों नहीं देगी? देगी, अभी तक आया नहीं। लेकिन भाजपा तो एक कॉर्पोरेट कंपनी है ना, वो भी कहाँ केवल पॉलिटिकल पार्टी रह गई। जैसे हम 1,75,000 करोड़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिया मोदी सरकार ने, आज तक उसका हिसाब नहीं है, कहाँ गया? ये तो जिग्नेश मेवानी ये कह रहे हैं क्या कि वो 1,75,000 करोड़ यहाँ चुनाव में खर्च कर रहे हैं? हाँ, उसका कोई टुकड़ा यहाँ आ भी सकता है, क्यों नहीं आ सकता? तो राज्यसभा के चुनाव में विधायकों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपया तो दे ही रहे, कहाँ से आ रहा है वो पैसा? 90,000 करोड़ ओएनजीसी लिए, उसका कोई हिसाब नहीं है।
पीएम केयर फंड का जो पैसा है उसका भी कोई हिसाब नहीं है। तो पैसा लगाएंगे, लगाए। 2017 में जब हम आए थे आपकी विधानसभा में तो हमने देखा था कि देश भर के एक्टिविस्ट यहाँ पे जमावड़ा लगा था। इस बार लोग कह रहे हैं कि जिग्नेश के लिए जुटी नहीं जनता उस तरह से, क्योंकि पहले वो निर्दलीय थे, अब कांग्रेसी हो गए। अभी तो कल 10,000 का मोर्चा निकाला है, इमरान प्रतापगढ़ी आके गए। अभी कल कन्हैया आएगा, कल भी पर्चा भर रहे हैं हम। बदलेगा माहौल, थोड़ा रुकिए 2-4 दिन। अच्छा, अभी माहौल बदला नहीं है? अभी बदल रहा है, बदल रहा है। एक और नेता आए, उनका जिक्र नहीं किया आपने। भाजपा वालों को पूछिए ना वडगाम के बारे में। भाजपा वालों से भी पूछेंगे, हमारा तो काम ही है सवाल पूछना। एक और नेता आए, उनका आप जिक्र नहीं करे हैं, असदुद्दीन ओवैसी। आने दीजिए। सब लोगों ने कहा खतरा रहेगा अगर AIMIM का कैंडिडेट आ गया तो। रैली बहुत बड़ी हुई है ओवैसी की। जो लोग पार्टी चला रहे हैं वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, लड़े। हम भी लड़ेंगे, वो भी लड़े, X लड़े, Y लड़े, G लड़े। तो आपके प्रगतिशील मित्रों ने ओवैसी साहब से कहा नहीं कि रणनीति के तहत जरा यहाँ कैंडिडेट ना दिया जाए, कुछ टैक्टिकल अलायंस हो जाए? हम अपनी जगह पर कायम है। मैं लड़ूंगा, जमकर लड़ूंगा जी, दबाकर मुकाबला होगा और विजय हमारी होगी। असदुद्दीन ओवैसी से मिले हैं कभी आप? एक बार शायद इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में सोफा पे बैठे थे, थोड़ा हाई हुआ था, उतना ही। पर ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले एक जवाब में कहा जिहादी फंडिंग, इसका क्या मामला है? ऐसा ही कुछ बोलते रहते हैं ना, एंटी नेशनल, राष्ट्र विरोधी, ये कुछ भी भाजपा वाले हमारे किस बिना पे कहा जाता है आपको राष्ट्र विरोधी उनके द्वारा? मालूम नहीं, अब तक वही मुझे वो RTI डालना पड़ेगा। हाँ, प्रधानमंत्री कार्यालय में। अच्छा, नरेंद्र मोदी से आप? लेकिन वो सब अभी उसमें क्या हुआ है, एक्चुअली मैं मानता हूँ ये अच्छा हुआ, क्योंकि इसके कारण गुजरात की और मुल्क की जनता को पता चल गया। क्योंकि हार्दिक को भी बोलते थे एंटी नेशनल, हाँ, हार्दिक पटेल को भी बोलते थे राष्ट्रद्रोही है, और इसी भाजपा ने उसके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए, राष्ट्र भक्त, राष्ट्र प्रेमी हार्दिक पटेल का भाजपा में स्वागत। इसी भाजपा ने ये किया, जो ठीक 6 महीने पहले या 6 दिन पहले उसको एंटी नेशनल या राष्ट्रद्रोही बोल रही थी। तो ये मेरे केस में मैं थोड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि ये सब मुझे कुछ चिपका नहीं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछली बार बहुत सी अफवाहें फैलाई थी। किस तरह की? एक भी गांव नहीं छोड़ेगा जहां पे एट्रोसिटी ना हो। एक भी गांव में ऐसा नहीं हुआ जहां मेरे खिलाफ कुछ गलत करने का इल्जाम हो। अच्छा, ये प्रचार था कि आप SC ST एक्ट लगवा दोगे सब पे? हाँ, अब पूछिए, यहाँ किसी भी कम्युनिटी को पूछिए, किसी भी बीजेपी का जो सॉलिड हार्ड कोर समर्थक है उसको भी पूछिए। इनफैक्ट आप ये पूछिए इसके खिलाफ क्या बोलेंगे आप? उनको पता है राज्यसभा में उनका पैसा नहीं लिया, ग्रांट में से कोई पैसा नहीं लिया। मतलब आपको ऑफर किया गया था कुछ? हाँ, ऑफर किया था। जरा बताइए, आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे। हाँ। चुनाव आयोग को ही बता दीजिए, ठीक है, कोर्ट को बता दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? देश का एक विधायक ये कह रहा है कि उसे राज्यसभा में वोट डालने के लिए पैसा ऑफर किया गया, तो बड़ा गंभीर इल्जाम है ना। अभी कहाँ फर्क पड़ता है जनता को? ऐसे नेताओं को जनता चुनकर भेजती है ना, ये भी एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है जी। एक चीज आपके बारे में बहुत कही जाती है कि जिग्नेश को आगे किया गया क्योंकि इसको उकसाना आसान था। जिग्नेश को इसलिए आगे किया गया एक्टिविज्म से पॉलिटिक्स की फील्ड में, इसको उकसाना आसान आगे किया गया जी। जो एक्टिविस्ट समूह था अहमदाबाद का, गुजरात का, उसके द्वारा। और दूसरी धारा ने कहा कि साहब ऊना का आंदोलन इनका शुरू नहीं किया गया था, ये तो धप्पे से वहाँ पहुँच गए, भाषण अच्छा देते हैं तो वो डेस्टिनीज चाइल्ड बन गए, लाइमलाइट में आ गए। इनके जो इधर उधर के मित्र थे उन सब ने मीडिया वालों की भाई यही फेस है, तो नेता बना दिया गया इसको। तो किसने और बनाया? एक ने ये भी कहा, एक ने ये भी कहा कि बजरंग दल वालों ने इनकी पिटाई भी बहुत की थी ऊना में। क्या है आपके हिस्से का सत्य बताइए? हम तो सब सुन के आए, हमने कहा सामने से पूछ ले, कोई शुबहा ना रहे। ये सारा गलत है जी। अहमदाबाद से ऊना 400 किलोमीटर यात्रा लेकर मैं गया कि नहीं जी। तब जो कोई यात्रा करेगा तो उसका पॉलिटिकल कैपिटल बनेगा, उसको लोग पहचानेंगे, जानेंगे, मिलेंगे, रूबरू होंगे, नहीं होगे? आप 400 किलोमीटर की यात्रा चल निकलोगे तो उसका कुछ तो पॉलिटिकल कैपिटल मिलेगा ना, तो लोग पहचानने लगे।
इस इल्जाम में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया, कुछ और संगीन इल्जाम होना चाहिए हमारे खिलाफ। अच्छा, संगीन इल्जाम? मैं यहाँ बैठे बैठे थोड़ी बना रहा हूँ इल्जाम। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस गुजरात में सत्ता की दावेदारी कर रही है, क्या हैं आपके अहम मुद्दे गुजरात की जनता के प्रति? मैं जितना भी नॉर्थ गुजरात में इस बार ज़्यादा घुमा हूँ और हर जगह पे मैंने देखा है महंगाई से ज़्यादा लोग परेशान हैं। सबसे बड़ा इस वक्त पे कोई मुद्दा है तो महंगाई, बेरोजगारी से भी, क्योंकि बेरोजगारी का सवाल युवा साथियों को स्वाभाविक रूप से ज़्यादा टच करता है, अपील करता है। लेकिन महंगाई, आप किसी भी समुदाय से हो, मैं दोस्तों की गाड़ियों में घूमता हूँ, मुझको भी पेट्रोल डलवाना महंगा पड़ता है, तो मैं भी गैस वाला गाड़ी प्रीफर करता हूँ। तो तेल का डिब्बा महंगा, गैस की बोतल महंगी, किराना महंगा, भाड़ा महंगा, अस्पताल के बिल, बच्चों की फीस, महंगाई सबसे बड़ा सवाल मुझे लग रहा है। बेरोजगारी भी बहुत बड़ा सवाल है। और कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी और जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी की बहन, जीआईएसएफ के जवान, सफाई कर्मी, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे कर्मचारी, पुलिस के कांस्टेबल, होमगार्ड के जवान, ये तमाम लोगों में, कर्मचारियों में बहुत ही ज़बरदस्त गुस्सा है उनका, इतने सालों के दौरान जो शोषण हुआ उसको लेकर। और फिर अपने अपने प्रदेश के सवाल है, जैसे कि नॉर्थ गुजरात में, पाटण में, बनासकांठा में, महसाणा में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो पानी के सवाल को लेकर भी एक अनरेस्ट है, नाराज़गी है। लेकिन मैं ये बार बार दोहराना चाहूँगा कि महंगाई ही इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल है, राज्य विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा। हाँ, और इस सवाल के साथ साथ बेरोजगारी, महंगाई, एग्ज़ाम्स का पेपर लीक होना, मुंद्रा के पोर्ट पे 2 लाख करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, इन सवालों के साथ साथ यदि आप सत्ता में आते हैं तो आप क्या करेंगे, ये बात कहना भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे कि अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो में हम लोगों ने ये सारे मुद्दे लिए कि 3000 इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स बनेंगे, भूमिहीनों को ज़मीनों का आवंटन होगा, पुरानी पेंशन योजना लेकर आएंगे, जो कोरोना में मारे गए उनके परिवारों के लिए 4 लाख का कॉम्पेंसेशन मिलेगा, 10 लाख तक का मेडिकल का बीमा मिलेगा। तो एक नए बीजेपी ने अब तक गुजरात में जो किया उसको रिस्पॉन्ड करना, उसको काउंटर करना, और साथ साथ अपना जो पॉजिटिव ब्लूप्रिंट है वो जनता के बीच में ले जाना, ये दोनों काम मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी 17 के मुकाबले में बेहतर कर रही है। 2017 में हम लोगों की तिकड़ी के चलते एक मूवमेंट था, इस बार कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनली मच बेटर है। हर एक गांव में, हर एक पंचायत में, जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वडगाम में, मैं अभी आपको लिस्ट निकाल कर दिखा सकता हूँ, 110 ग्राम पंचायत, ये उसके 110 जनमित्र है, ये वेल इन एडवांस प्रिपेयर हुआ है। इनफैक्ट जो हमारे पिछले वाले पीसीसी प्रेसिडेंट थे जगदीश भाई के पहले अमित चावड़ा, उनके कार्यकाल से ये काम चालू हुआ जो जगदीश भाई ने अभी पूरा किया है, बूथ पर कार्य करता है। और अभी नॉर्थ गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, साउथ गुजरात, सेंट्रल गुजरात, हर जगह पे परिवर्तन संकल्प यात्राएं कांग्रेस पार्टी ने की। यूथ कांग्रेस के बैनर के तले अंबाजी से उमरगाम, फिर सौराष्ट्र और अगेन अप टू नॉर्थ गुजरात युवक कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के तहत एक कैंपेन हुआ। भारत जोड़ो यात्रा के पहले राहुल जी ने एक अच्छा मूड सेट किया, अहमदाबाद की रिवर फ्रंट में 50,000 लोगों का मोबिलाइजेशन किया, 50-55 हज़ार लोगों का हमारा एक मोबिलाइजेशन दलित कम्युनिटी का गांधीनगर में हुआ। तो ये सब बढ़िया काम हुआ है पिछले कुछ महीनों के दौरान। आपके बारे में जब मीडिया में लिखा जाता है और आपके जवाबों में भी कई बार जिक्र आता है, तो एक बात कही जाती है कि कुछ लोग लिख देते हैं कि जिग्नेश मेवानी दलित नेता, फिर कुछ लोग कहते हैं कि जिग्नेश मेवानी गुजराती नेता, और कुछ कहते हैं कि जिग्नेश मेवानी युवा नेता। आप इनमें से किसी लेबल से इत्तेफाक रखते हैं? पहले वाले लेबल से, क्योंकि दलित नेता आप जब किसी को कहते हैं, मैं दलितों का सवाल इसलिए नहीं उठा रहा कि मैं एक बायोलॉजिकल एक्सीडेंट के चलते शेड्यूल कास्ट में पैदा हुआ जी। यदि मैं नॉन दलित कम्युनिटी में पैदा होता और तब भी जिस प्रकार का बर्ताव दलितों के साथ है, जिस प्रकार के अत्याचार और जुल्म उनके ऊपर हुए हैं, होते हैं, तब भी मैं उनके लिए बोलता, उनके लिए लड़ता, राइट। तो मेरी एक भी ऐसी स्पीच नहीं रहेगी जिसमें गुजरात की विधानसभा की बिल्डिंग के निर्माण में जिस निर्माण मजदूरों का पसीना है वो ज़्यादातर आदिवासी है। तो वो सवाल मुझे उतना ही टच करता है कि किसी दलित या आदिवासी की पिटाई हो जाए, और जितना मैं दर्द महसूस करता हूँ उतना ही दर्द मैं महसूस करता हूँ जब किसी मुसलमान या डीएनटी को मारा जाए या किसी जनरल समुदाय के व्यक्ति को मारा जाए। गुजरात में किशन भरवाड़ की हत्या हो तब भी मैं बोलता हूँ,
बिल्किस बानो के मुद्दे पर भी बोलता हूं, तो मैं भारत का नेता हूं, किसी कम्युनिटी का नेता नहीं हूं। ये सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट जो मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा किया वो तो सारी जनता के लिए। पानी का 190 करोड़ का जो प्रोजेक्ट मंजूर करवाया, वो पानी का बेनिफिट तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को मिलेगा। इस पर दलित स्पेसिफिक कोई काम है क्या? नहीं है। लेकिन मीडिया को ये आदत बनी है कि मैं यदि मीडिया की डिबेट में बैठा हूं तो नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े युवा नेता, ऐसा नहीं कहेंगे। बात करने के लिए जुड़े विधायक जिग्नेश मेवानी, ऐसा नहीं करेंगे। आपकी कास्ट याद करवाएंगे। ये उनका बीमारी है। तो उम्मीद है कि वो उस रोग से जल्दी मुक्त हो। जिग्नेश, हम इस देश में जब दलित अधिकारों के आंदोलन को देखते हैं, एक लंबा सिलसिला है ना। भक्तिकालीन कवियों ने जो चेतना लाई, संत रैदास, वहाँ से शुरू होता है ये सिलसिला। ज्योतिबा फुले और उन सब के नेतृत्व में आगे बढ़ता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। एक लंबा सिलसिला है, मतलब उसमें आप नामदेव ढसाल कितने ही नाम गिनवा दें। उस चेतना का एक सिरा जाके जुड़ता है बुद्धिज्म से। बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा भूमि में बड़े पैमाने पर किया। मैं जब इस इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो दो प्रश्न मेरे सामने आ रहे थे। एक, ऊना में जो पीड़ित परिवार थे उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार लिया। दूसरा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में एक मंत्री हुआ करते थे, राजेंद्र पाल गौतम, जिन्हें उनके पद से हटा दिया गया। कहा गया कि साहब इन्होंने राम और कृष्ण का अपमान किया है। लेकिन दीक्षा भूमि में जो संकल्प लिखे हुए हैं नागपुर में बौद्ध धर्म के, उसमें भी यही बात लिखी हुई है। तो आपको लगता है कि ये एक बड़ा दिक्कत है कि एक इलेक्टोरल कंपल्शन है, बिल्कुल, और एक अम्बेडकराइट चेतना है, और दोनों को साथ में एग्जिस्ट करना है, क्योंकि आप चुनाव में आपको जीतना भी है और सर्व समाज के वोट से जीतना है। आप इन प्रश्नों को कैसे देखते हैं? ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये बहुत जेन्युइन कॉन्फ्लिक्ट है, और इस कॉन्फ्लिक्ट से मैं भी गुजर रहा हूँ और भी गुजरना पड़ेगा। लाइफ लॉन्ग ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। आपके अंदर एक द्वंद्व चलेगा। आप आइडियोलॉजिकल आदमी हैं और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का ग्रामर उस आइडियोलॉजी को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑब्स्टिकल है। बट एट द सेम टाइम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के जरिए, सत्ता के मीन्स के जरिए आप ज़्यादा लोगों के जीवन को इम्पैक्ट भी करना चाहते हैं, तो लगातार एक प्रेगमेटिक, रेडिकल इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़ एंड प्रेगमेटिक इन प्रैक्टिस, इस प्रकार का मैं मानता हूँ अप्रोच लेकर चलना चाहिए। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जी जिसमें आपके अंदर का वो एक्टिविस्ट वो प्रज्वलित हो जाए। ये एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि आप कुछ देर ठहरे, रुके, सही वक्त का इंतज़ार करें, अपनी पोजीशन को ठोस करें, मजबूत करें, कॉन्क्रिटाइज करें, और फिर वो चीज़ों को लागू करें जो आप करना चाहते हैं। तो ये है दिक्कत वाला मामला है। जेन्युइनली इसको मानना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि भाई पॉलिटिकल सवाल पूछ लिए जाएंगे, पर ये एक प्रश्न है। हाँ, और ये बहुत पेनफुल भी है। आपको करना है XY चीज़ और परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं है, तो थोड़ा रुकिए और सही वक्त का इंतजार करिए। एक ये भी उन्होंने ये भी कहा कि इस वजह से एक लॉबी है जो जिग्नेश के सपोर्ट में थी और अब नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल होने के चक्कर में थोड़ा सा डाइल्यूट कर गया है आइडियोलॉजी को। मैं फ्रैंकली बोलूं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। आप भाजपा के दलित समुदाय से बिलोंग करने वाले 100 कार्यकर्ताओं को पूछिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, भाजपा के, कि ये गुजरात के सारे विधायकों का लिस्ट है जिसमें आपके भाजपा के दलित विधायक भी है, और जिग्नेश, कौन ईमानदारी से दलितों की लड़ाई लड़ेगा? वो 100 में से 80 मेरा नाम देंगे। पर्सनली पूछिएगा। वो भाजपा कार्यकर्ता ये भी कहते हैं, ये मैं अचीव किया हूं। मैं जब असम की जेल में था ना, तो ज्यादा कैमरे के सामने ना आए, उसको सुनिश्चित करते हुए वो लोग भी जिग्नेश की रिहाई की रैलियों में थे, क्योंकि उनको मालूम है ये बंदा ईमानदारी से लड़ रहा है वंचितों के सवाल को लेकर। तो भाजपा के उन्हीं कार्यकर्ताओं ने एक टिप्पणी और की, बोले इसी वजह से जो कांग्रेस में भी दलित नेता हैं प्रदेश स्तर के, वो असुरक्षित महसूस करते हैं आपके उभार से। आपको कभी ऐसा लगा
कि ये जो यंग एज का राइज है, मैं आपको फ्रैंकली बोलूं, बताइए। 5 यंग चेहरे एक फेज में एक साथ इमर्ज होते हैं, तो वो पांचों के पांच तो गौतम बुद्ध है नहीं कि चेतना का वो स्तर अचीव कर लिया जहां वो सुख दुख इनसिक्योरिटी से परे हो गए। होगा कुछ, हमको किसी से दिक्कत हो सकता है, किसी को हमसे दिक्कत हो सकता है, ये तो बहुत लाजमी है ना, ये तो बहुत स्वाभाविक है, उसको भी टेकल करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, और ये राजनीतिक सवाल नहीं है। हमको यदि किसी को यदि हमसे दिक्कत हो रही है जी, तो हमको अपने आप को ये कहना है, हमसे किसी को ना हो जाए, हम किसी के लिए गलत ना करें। हम किसी से ये तो मेरे कंट्रोल में है। एक आखिरी सवाल, और ये राजनीतिक सवाल नहीं है। जिग्नेश मेवानी का मरीज के प्रति, जो यहाँ के बहुत बड़े कवि हुए, शायर हुए, जिनको गुजराती का गालिब भी कह दिया गया, उनके प्रति अनुराग तो हमें खूब पता है। लोगों ने कहा कि जिग्नेश फिल्मों के भी बड़े शौकीन हैं, तो मैं राजनीति से इतर जानना चाहता हूँ किन किन चीज़ों का लुत्फ है, क्या करते हैं जब नेतागिरी नहीं कर रहे होते हैं? नहीं, फिल्मों का बहुत ज़्यादा शौक ऐसा नहीं है, देखता हूँ लेकिन उसको लेकर बहुत पैशनेट नहीं हूँ। कविता को लेकर, शायरी को लेकर पैशनेट हूँ, और विशेष तौर पे मरीज को लेकर। और फ्रेंकली ऐसा मतलब थोड़ा ये टिपिकल पॉलिटिशियंस के मुंह से निकलने वाला स्टेटमेंट किसी को लग सकता है, लेकिन फ्रेंकली सचमुच मेरे पास इतना पब्लिक लाइफ का काम रहता है, मैं राजनीति खाता हूँ, पीता हूँ, ब्रीथ करता हूँ, यही है सब, तो ज़्यादा कुछ करने के लिए मिलता नहीं है। आप हमें मरीज का एक कपलेट सुना दीजिए, हम वहीं पर इंटरव्यू को विराम देंगे। एक गुण खुदानो हमारा जीवन में छे, वर्तन नहीं समान अमारू बधानी साथ। मतलब ये कह रहे कि खुदा का एक गुण हमारे अंदर भी है। कौन सा गुण? कि हमारा बर्ताव सबके लिए एक समान नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग। तभी तो दुनिया इतनी। उन्होंने अपना तखल्लुस मरीज रखा, इसके पीछे भी कोई कहानी है? अमीन आज़ाद नाम के सूरत के बगल में एक रांदेर नाम का एक सबर्ब है, छोटा सा कस्बा, वहाँ अमीन आज़ाद नाम के एक शायर हुआ करते थे। उनकी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी और वो शायरी कुछ कर लिया करते थे, और मरीज साहब उनके संपर्क में आए बहुत छोटी सी उम्र में, और मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की। शायद मेरा रिसर्च ये कहता है इस शेर के कारण उन्होंने मरीज को मरीज तखल्लुस दिया। उनका ओरिजिनल नाम था अब्बास अब्दुल अली वासी, तो वो बने अब्बास अब्दुल अली वासी मरीज। क्या कमाल की कहानी है कि रबर शू फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फिर पत्रकार बन रहे हैं और लिख रहे हैं, और उनके बीतने के बाद दुनिया उनकी महानता को डिस्कवर कर रही है। मतलब एक शायर के बारे में एक जो रोमांटिक इम्प्रेशन, इमेज हमारे मन में रहती है, शायर है तो थोड़ा फक्कड़ होगा, दीवाना होगा, ऐसे ही फटाफट लिख देता होगा, शीघ्र कवि होगा, पीता होगा, ब्रेकअप हुआ होगा, मोहब्बत में दीवाना हुआ होगा, उसकी जुस्तजू रह गई होगी, ये सारे एलिमेंट्स मरीज में पाए जाएंगे। जीवन काल के दौरान उसकी उपेक्षा होगी, मरने के बाद नाम होगा। ये सब एक रोमांटिक शायर के इर्द गिर्द जो ये हम लोगों ने एक अपने इमेज खड़ा किया कि शायर कैसा होगा, ये सारे एलिमेंट्स आपको मरीज में मिलेंगे। शराब पीना, लुढ़कना, मस्जिद के सामने भी पीना, वहाँ पर भी लुढ़कना, मजाक के किस्से, तो बहुत सी चीज़ें। तो कभी आपने ऐसा इरादा किया कि उन पर जो आपने रिसर्च की उसको किताब की शक्ल में? हाँ, मैं 2008-09 में पूरा रिसर्च पूरा किया, और हमारे अहमदाबाद के एक पत्रकार दोस्त थे उर्विश कोठारी, मुझे अभी भी याद है, मैं बोरीवली स्टेशन पे था और 2009 में मैंने उनको एक कॉल किया था कि इस बार अक्टूबर के महीने का इस तारीख आप ट्रेन बुक करवा लीजिए, मरीज का मैं बायोग्राफी पब्लिश करने जा रहा हूँ। वो जो 10% काम था, इतने साल मैंने पूरा नहीं किया, उसमें से कुछ चीज़ें खो भी थी, लेकिन ये चुनाव के बाद मिशन मरीज इज़ ऑन, वो किताब डेफिनेटली 23 के अक्टूबर तक पूरा करूँगा। तो ये सब दोस्त टिकट बुक करा ले। टिकट करवा ले। चलिए, जिग्नेश मेवानी, आपके स्वास्थ्य के लिए और सार्वजनिक जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने धैर्यपूर्वक चुनाव के बीच में इतना समय दिया, सब प्रश्नों के जवाब दिए। जमघट में सत्ता के दावेदारों से सवालों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए लल्लन टॉप।